हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। जे ऐसी पाठशालाएं बहुत कम पाठशालाएं होती हैं जो पाठशालाएं आपको डेफिनेट सक्सेस की तरफ ले जाए। ये पाठशाला एक ऐसा प्रोग्राम लेके आई है जिसमें हम लोग बात करने वाले एंटायर टॉपिक्स में एक एक वर्ड टू वर्ड रीड करके समझ के और आंसर देने तक की कंडीशंस पे ले जाने वाली ऐसी पाठशाला जहां पे हर एक स्टूडेंट का यहां पे जीरो से हीरो बनने का जो सपना है वो पूरा कंप्लीट किया जाता है। तो टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला इस सेशन में 24-25 के लेके आई है नए नए तरीके, नए नए अंदाज, ताकि आप लोगों के मार्क्स जो है 100% हर एक सब्जेक्ट में यहां पे आए। मैं विजय ठाकरे, मेंटर ऑफ एसएसटी, आपकी मदद करने वाला हूं। आज हम लोगों ने जो टॉपिक नंबर 1 पढ़ा था, ज्योग्राफी का, क्लास 9th का, इंडिया साइज एंड लोकेशन, उस पे हम लोग यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। पूरा एंटायरली डीपीपी 1 जो है वो यहां पे हम लोग शेयर करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। आप लोगों को भी आता है, आप लोग भी इसका आंसर देने वाले हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका जब सोल्यूशन आप तक के जाएगा तो आपको लगेगा सर कॉन्फिडेंस जो है वो 100% आ चुका है। जैसा क्वेश्चन आएगा, जहां से क्वेश्चन आएगा, हम लोग अटेम्प्ट करने के लिए यहां पे 100% तैयार बैठे हुए हैं। दोस्तों, यही सब स्ट्रैटेजी लेके यहां पे टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला आप लोगों के साथ यहां पे जुड़ी हुई है। तो चलिए आज का सफरनामा शुरू करते हैं। और सफरनामा में आपको पता है आज का चैप्टर का नाम इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड टॉपिक क्या है, चैप्टर 1 का डीपीपी सॉल्यूशन नंबर 1। तो चलिए इसी के साथ स्क्रीन पे आ जाते हैं और स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना और समझना जरूरी है। ऑप्शन तो बात की चीज है, ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे, मगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ऑप्शन गलती होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। इसीलिए यहां पे क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से और ध्यान से पढ़े। अब यहां क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू इंडिया मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब इंडिया को यहां पे अलग अलग डायरेक्शन में यहां पे सोशियो और इकोनॉमिक प्रोग्रेस दिलाने वाली कौन सी बात है, किसने कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किया? क्या ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने किया? क्या ये एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट ने करा? क्या ये कल्चरल हेरिटेज ने करा? क्या ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने करा? यहाँ पे तो हम लोगों को ये बात पता है सर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नहीं थी, हमारे स्टेबिलिटी आ चुकी थी आफ्टर 1950, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट होती है 1947 में। और रिपब्लिक होती है 1950 में। इलेक्शन स्टार्ट होते हैं आफ्टर 1950। तब तक के जो गवर्नमेंट चलती थी उसको हम लोग कहते थे यहां पे इंटरीम गवर्नमेंट। और इंटरीम गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हमारे जवाहर लाल नेहरू। ठीक है भाई, चलिए यहां तक की कहानी क्लियर। एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट की हम लोग बात करें तो इसके लिए हम लोग बात कर सकते हैं यहां पे 1950 में ही बना हमारे यहां प्लानिंग कमीशन। और इसी प्लानिंग कमीशन में हम लोगों ने स्टार्ट करे बनाना 5 ईयर प्लान्स। इस 5 ईयर प्लान्स में हम लोगों ने पहला 5 ईयर प्लान बनाया 1951 से लेके 1956 तक के, जिसका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ था एग्रीकल्चर। ठीक है भाई, और इसको जिस मॉडल पे बनाया गया उस मॉडल का नाम था हेराल्ड-डोमर मॉडल। तो इस हेराल्ड-डोमर मॉडल पे बेस एग्रीकल्चर को हमने सबसे पहली प्रायोरिटी दी। और इसके बाद जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया 1956 से लेके, उस पे हम लोगों ने फोकस करा हैवी इंडस्ट्रीज का। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां दिख रही है आज, फॉर एग्जांपल भेल, सेल, गेल, ठीक है, HAL, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज दिख रही है, ये सारी जो है वो यहाँ पे सेकंड 5 ईयर प्लान में यहाँ पे एस्टैब्लिश करी गई। और इसका जो मॉडल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, PC महालनोबिस।
तो कहीं ना कहीं 5 ईयर प्लान के कारण ही यहां पे मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंडिया का हो पाता है। बट प्लानिंग कमीशन की बात करें तो ये 2015 में खत्म हो जाता है और इसकी जगह बन जाता है अब नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। ठीक है भाई, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को लेकर ये पूरा का पूरा हम लोगों ने सिस्टम यहाँ पे बना दिया है। ठीक है भाई, रिच कल्चरल हेरिटेज रहा है क्योंकि हमारी जो यहाँ पे सिविलाइजेशन रही है, मोस्ट अर्बनाइज सिविलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था दोस्तों यहाँ पे इंग्लैंड में, लगभग 1760s और 1770s में यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडिया आते आते तो यहाँ पे 20th सेंचुरी लग गई दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए कहानी यहां तक के क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना भाई। चलिए, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है इसके कारण मल्टीफेसेटेड जो है यहाँ पे प्रोग्रेस हो पाई है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 80 to 85% पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। मतलब यहाँ इकोनॉमी का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ उस समय पे एग्रीकल्चर से था। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है एक बैकवर्ड कंट्री थी और अभी जो है वो धीरे धीरे करके हम लोग डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री है और अगर देखा जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद द हेल्प ऑफ $3.75 ट्रिलियन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि भाई व्हाट आर द लैटिट्यूडनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। लैटिट्यूडनल बाउंड्रीज बताना है भैया इंडिया की। ठीक है भाई, चलिए तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सर कि आपने जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताया था वो था क्या। ठीक है भाई, चलिए एक बार हम लोग यहां पे समझ लेते हैं और फिर हम लोग इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, चलिए ये हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर हो गया भाई। इस अर्थ के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने यहां पे एक इमेजिनरी लाइन से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हो गई हमारी 0 डिग्री। इस 0 डिग्री को कहते हैं हम लोग इक्वेटर। ठीक है भाई, चलिए इसके ऊपर जो इमेजिनरी लाइन गई हुई है पूरी की पूरी, ये है 23.5 नदर्न हेमेस्फीयर। इसको हम लोग कहते हैं यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है भाई, चलिए इसी तरीके से नीचे एक लाइन गई है जिसको बोलते हैं हम लोग यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में यहां पे 23.5 ये सदर्न हेमेस्फीयर पे आएगी। ठीक है भाई, चलिए इसके ऊपर जो 2 लाइनें आती है उसको भी हम लोग यहां पे समझ लेते हैं। अभी इसको कहते हैं हम लोग 66.5 नदर्न हेमेस्फीयर। इसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। और नीचे जो आती है उसको हम लोग कहते हैं 66.5 सदर्न हेमेस्फीयर। इसको हम लोग कहते हैं यहां पे अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है भाई, चलिए तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, मतलब 0 डिग्री। ठीक है भाई, यहाँ तक के कहानी क्लियर है। चलिए अगर हम लोग बात करें इंडिया के लोकेशन की, तो इंडिया का लोकेशन ये यहाँ पे रहा। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि वर्ल्ड में इंडिया का लोकेशन जो है वो दोस्तों यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ है दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है भाई, अगर मान लेते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट में इसका लोकेशन है, तो नॉर्थ ईस्ट के लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे 2 ही एरियाज बनने चाहिए भाई। ठीक है भाई, चलिए तो नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से यहाँ पे 2 लोकेशन हमारे बनने चाहिए, उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो लैटिट्यूडनल मतलब लेटी हुई लाइन वो कुछ इस तरीके से होती है। लाइंस तो ऐसी होती है मगर जाना जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। कैसे भैया? नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आपको यहां पे जाना है। ठीक है ना भाई, चलिए
आप ध्यान से समझिए। अब नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पे सबसे पहला जो एरिया पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 8 डिग्री 4 मिनट, जहां से इंडिया स्टार्ट होता है ना, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो पड़ेगा आपको यहां पे नॉर्थ। यहां से हम लोग जाना शुरू करेंगे, कहां तक के जाएंगे दोस्तों? तो वो जाएंगे दोस्तों हम लोग यहां पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक है भाई। चलिए यहां तक के क्लियर है क्या? चलिए, तो यहां पे हम लोगों को समझ में आ गया सर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके हम लोगों को जाना है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक के, ठीक है भाई। कैसे जाना है? तो अगर ऐसे देखा जाए तो हम लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं अभी साउथ से नॉर्थ की तरफ, मगर हम लोग हैं कहां पे एक्चुअली में? सिर्फ नॉर्थ तरफ। कहां पे है दोस्तों? यहाँ पे नॉर्थ तरफ, ठीक है भाई। तो चलिए ये बोलता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक के, 22 डिग्री नॉर्थ से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक के, 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, या 8 डिग्री से लेकर 20। देखो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो अब बच रहा हमारे पास दो ऑप्शन, 8 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये ईस्ट हो गया। तो अब ईस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के लिए जो है दोस्तों वो हम लोगों को किस तरफ जाना पड़ेगा सर? तो वो हमें जाना पड़ेगा इस तरफ, ठीक है। जब हम लोग इस तरफ जाएंगे तो ये जो एरिया पड़ेगा वो पड़ेगा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, और ये जो एरिया पड़ेगा वो पड़ेगा दोस्तों हम लोग को 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, है ना भाई। तो चलिए, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है सर कि जो आंसर है वो आंसर तो दोस्तों क्या है? वो है हमारा ए। आंसर ए जो है वो 100% सही है। तो यहां पे कहानी समझ में आ गई होगी आपको कि नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट क्यों है? क्योंकि अगर यहां से हम लोग डिवीजन कर देंगे तो ये पड़ेगा हमारा नॉर्थ ईस्ट ही। तो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया जो है वो किस तरफ आ रहा है दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर? हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर है। एशिया में ये साउथ ईस्ट में आएगा, मगर वर्ल्ड में ये हमेशा नॉर्थ ईस्ट में आएगा, ठीक है भाई। तो यहां तक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में 100% आपसे ये क्वेश्चन अब बनना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है यहाँ पे, व्हाट कॉज्ड द सबमर्जेंस ऑफ द इंदिरा पॉइंट इन 2004? 2004 में आया कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर जिसके कारण जो इंदिरा पॉइंट सबसे लोअर पॉइंट हुआ करता था हमारा, वो सबमर्ज हो चुका है। क्या वो अर्थक्वेक था? क्या वो सुनामी थी? क्या वो साइक्लोन था? क्या वो लैंडस्लाइड्स था? ठीक है भाई, अर्थक्वेक और साइक्लोन और लैंडस्लाइड्स तो हो नहीं सकते। ये हो सकती है तो हो सकती है सिर्फ सुनामी, और सुनामी के कारण ही ये जो इंदिरा पॉइंट है ये कहीं ना कहीं सबमर्ज हो जाता है दोस्तों। और अब हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट नहीं माना जाता। कब से भैया? 2004 के बाद से, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया इज बाउंडेड बाय यंगफोल्ड माउंटेन्स इन विच डायरेक्शन? तो यहां पे बोल रहा है यंगफोल्ड माउंटेन से ये जो है पूरा का पूरा जो है इंडिया घिरा हुआ है। ये यंगफोल्ड माउंटेन्स कहां पे है? तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पे डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं दोस्तों, और डायरेक्शंस के बाद क्लियर होगा कि हम लोग किधर जाना चाह रहे हैं। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक बात है भाई। चलिए अब मैं आपको यह बता दूं कि इनने कहा कि यंगफोल्ड माउंटेन जो है, हिमालय जो है, क्या सिर्फ और सिर्फ ये हिमालयस ईस्ट में है? गलत बात है। इनने कहा साउथ में है, साउथ में हिमालयस हो ही नहीं सकता क्योंकि वो यंगफोल्ड माउंटेन्स नॉर्थ में है, ठीक है भाई। तो ये और ये ऑप्शन तो हट गया हमारा। अब बोल रहा है वेस्ट में, वेस्ट में गुजरात है, हिमालयस तो यहां तक के जाता ही नहीं है। चलिए, तो ये 3 ऑप्शन तो हमारे हट गए। अब ये बोलता है नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो हिमालयाज है वो यहां पे देखा जाए तो इस तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट तीनों तरफ है, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ मैं जो आंसर है वो यहां पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट नहीं कहूंगा, यहां पे आंसर यहां पे नॉर्थ भी हो सकता है और यहां पे नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, मगर ये सारे एलिमिनेट हो गए, इसीलिए ये आंसर जो है नॉर्थ वेस्ट अप्रोप्रिएट है। अगर ये नॉर्थ होता तो भी माना जाता, नॉर्थ ईस्ट होता
तो भी यहां पे माना जाएगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसकी हाइट जो है अभी हिमालयाज की कितनी है, लगभग 8878 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे 3 रिवर्स आपको समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ ब्रह्मपुत्र की, मैं बात कर रहा हूँ गंगा की, और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे इंडस रिवर की, ठीक है भाई। चलिए, तो इस तरीके से कहानी हमें क्लियर हो रही है, और ऑप्शंस हम लोग एलिमिनेशन सिस्टम से सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग बेस्ट आंसर दे सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, यहां तक के आंसर क्लियर, आगे बढ़ सकता हूं मैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, क्या बोलता है हम लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये बोलता है What seas does India's tapering landmass divide into? ठीक है भाई। चलिए, अब अगर हम लोग बड़े बड़े ओशियंस की बात करें तो ये तो यहाँ पे इन लोगों ने सी बोल दिया, तो ये अटलांटिक और पैसिफिक तो ओशियन हो गए दोस्तों, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। मतलब कि यहाँ पे ये और ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों क्या है, ओशियन, ठीक है भाई। चलिए, अब ये बोलता है ये अरेबियन सी हो सकता है, या तो ये बे ऑफ बंगाल हो सकता है। अब बोल रहा है इंडियन ओशियन हो सकता है, ये मेडिटेरेनियन सी हो सकता है। अब ये जो मेडिटेरेनियन सी है, ये मेडिटेरेनियन सी तो ये किसके पास है भाई, तो ये सुएज कैनाल के पास की बात कर रहे हैं आप। सुएज कैनाल कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे इजिप्ट में, ठीक है। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था सर, यहाँ पे 1869 में हुआ था, ठीक है। जो कि यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। ओके, याद रहेगा, ठीक है। अब ये बोलता है इंडियन ओशियन और मेडिटेरेनियन सी, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा। मेडिटेरेनियन सी तो भैया इजिप्ट के पास चले गए आप। इंडियन ओशियन हाँ थोड़ा मान सकते थे, पैसिफिक और इंडियन ओशियन का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो एलिमिनेशन लगा के ही हम लोगों ने क्या कर लिया, आंसर निकाल लिया। व्हाट सीज डज इंडिया टेपरिंग लैंड मास डिवाइडेड इनटू, इंडिया का जो लैंड मास है वो कहीं ना कहीं डिवाइड होता है, वो किन से, हमें लोगों को कौन सी सी से पता चलता है, तो वो होगा तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। क्या होगा दोस्तों, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसकी कहानी को थोड़ा सा हम लोग यहां पे समझ लेते हैं। ठीक है भाई, चले, ये हो गया आपका अरेबियन सी, और ये हो गया दोस्तों आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है भाई। चलिए, अब ये जो यहां पे लोअर पॉइंट आएगा वो हमारा स्टेट जो है वो है दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे नीचे हम लोग देखेंगे तो एक ओशियन है जिसका नाम है इंडियन ओशियन, ठीक है। 22 डिग्री के बाद ये जो है वो टेपर होने लगेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो इंडिया को इस तरीके से, तो इंडिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हिमालयज रीजन हो गया, ये हमारा तमिलनाडु, मतलब ये लद्दाख हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों हमारा ये यहाँ पे तमिलनाडु। मगर इसको देखें तो ये हल्का सा टिल्टेड है, इसीलिए सारे रिवर जो है मेनली ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। एक्सेप्शन हमारे पास 3 रिवर्स है, नर्मदा, ताप्ती और लूनी, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो तो हमें समझ में आ गया सर, आंसर क्या है, आंसर तो क्लियर है, मगर कॉन्सेप्ट जो है वो समझना जरूरी था, और कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है, अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। What is the total length of the India's land boundary? इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, ये हमें बतानी है। क्या वो 5000 किलोमीटर है, 7500 किलोमीटर है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 है, या 15,200 किलोमीटर है? तो अप्रॉक्सीमेटली लैंड बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों यहाँ पे, 15,200 किलोमीटर। मतलब आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट सिग्निफिकेंट, इट इज अ प्राइम मेरिडियन, इट इज द लॉन्गेस्ट मेरिडियन इन द वर्ल्ड, गलत बात लिखी है। इट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, हाँ ये बात बिल्कुल सही लग रही है कि ये स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करती है पूरी कंट्री का। इट इज द रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये जो कि यूपी के
मिर्जापुर से जाती है वो कहलाती है हमारे लिए पूरी कंट्री के लिए एक एवरेज टाइम, मतलब कि एक जैसा समय जो है वो यहाँ पे डिसाइड होता है, इसीलिए इट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री इज नोन एज भाई स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। व्हाट रोल डज द डेक्कन पेनिनसुला प्लेस इन इंडिया ज्योग्राफिकल लोकेशन? डेक्कन पेनिनसुला होने के कारण यहाँ पे ज्योग्राफिकल लोकेशन में क्या चेंजेस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं? ठीक है भाई, चलिए अगर हम लोग यहाँ पे डेक्कन पेनिनसुला की बात करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें एक तो समझ में आती है। ये मान लेते हैं डेक्कन पेनिनसुला हो गया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग महाराष्ट्र से, फिर गोवा से, फिर कर्नाटका से, फिर केरला से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, उड़ीसा से। ठीक है भाई, चलिए अब अगर हम लोग देखें इसको तो ये इस तरीके से हमारा ये साउथ इंडिया है। ठीक है, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया दोस्तों हमारा ईस्ट। अब इसके कारण यहां से देखा जाए तो दो पार्ट्स डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे ये एशिया का पार्ट है और एशिया में इंडिया जो है वो किस एरिया में है दोस्तों? साउथ में। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो है डेक्कन पेनिनसुला क्या काम करता है, तो ये कनेक्ट करता है मेनली ये जो साउथ ईस्ट वाली एरियाज है वो और जो ईस्ट एशिया है वो, मतलब ईस्ट एशिया को यहां से कनेक्ट कर देगा और साउथ ईस्ट एशिया को ये डेक्कन प्लेट्यू से कनेक्ट कर देगा। इट फॉर्म्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। नहीं हो सकता भैया, साउथ की बात करो, नॉर्थ में कहां चलेगा? इट इज लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन। गलत बात कही है। इट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम अफ्रीका। बिल्कुल नहीं, अफ्रीका तो बहुत दूर है भाई हम लोगों से। ठीक है भाई, चलिए तो एक ही चीज बचती है, इट कनेक्ट इंडिया विद साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने वाला हमारा डेक्कन पेनिनसुला है। क्या भैया? डेक्कन पेनिनसुला। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई? बोलता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज लोकेशन इन द इंडियन ओशियन? इंडियन ओशियन में इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है? इट रिड्यूसेस द डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप, इट इंक्रीजेस द डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट एशिया, इट मिनिमाइजेस मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, इट आइसोलेट्स इंडिया फ्रॉम द ग्लोबल अफेयर्स। तो हम लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे सी रूट से आने वाला पहला पर्सन जो है वो कौन है भाई? जल्दी बताओ कौन है, आप लोगों को पता है? पहला पर्सन जो आने वाला है वो है वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा आता है 1498 में। कहां से आता है सर? पोर्चुगल से। ठीक है ना? क्या करता है सर ये आके? तो ये सी रूट को डिस्कवर करता है। ठीक है भाई, अब ये यहां से आया, मतलब जितने भी यूरोपियंस मेनली आए वो आए कहां से? वो आए सर यहां पे कहीं ना कहीं मैरीटाइम से। ठीक है, अब यहां पे जब इंडिया ये आएंगे तो इनको क्रॉस करना पड़ेगा दोस्तों अफ्रीका। क्या करना पड़ेगा? अफ्रीका। और अफ्रीका का सबसे लोअर पॉइंट जो है वो दैट इज नोन एज, ये जो अफ्रीका का सबसे लोअर पॉइंट है उसको बोलते हैं दोस्तों यहां पे केप ऑफ गुड होप। जब ये केप ऑफ गुड होप पूरा तरीके से यहां पे क्रॉस करके आते थे तो ये टोटल मिला के क्रॉस करते थे 7000 किलोमीटर को। बट हुआ क्या, यहां पे लिंक एक अच्छी बन गई कि इजिप्ट के ऊपर जो आर्टिफिशियल कैनाल थी विच इज नोन एज सुएज कैनाल, तो सुएज कैनाल बनने के कारण, सुएज कैनाल बनने के कारण, नेशनलाइजेशन होने के कारण इन लोगों को 7000 किलोमीटर कम पड़ा और यूरोप और इंडिया बहुत तेजी से कनेक्ट होता है 1869 के बाद। इसमें दो सी कनेक्ट होते हैं, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी। ठीक है ना भाई, चलिए तो याद रखिएगा ये डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट एशिया नहीं है, मिनिमाइजेस नहीं है, अफेयर्स नहीं है, इट रिड्यूसेस द डिस्टेंस फ्रॉम द यूरोप। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि यूरोपियन नेशन हमारे यहाँ बैक टू बैक आते रहे, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पोर्चुगीज की, फिर बात करेंगे हम लोग डच की, फिर हम लोग बात करेंगे डेन्स की, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फ्रेंच की, और फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ब्रिटिशर्स की।
तो ये सारे लोग जो है बैक टू बैक इंडिया में आते रहे और उनका मेन जो कंसर्न था वो शुरू में था ट्रेड, मगर ब्रिटिशर्स ने एंड में जाके पूरी तरीके से यहाँ पे इंडिया को एक कॉलोनी बना लिया और 200 साल अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है कि इंडिया को गुलामी से बाहर निकलने में लग गया। ठीक है भाई, चलिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आंसर जो है वो तो हम खुद ही बता देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। इट रिड्यूसेस द डिस्टेंस फ्रॉम द यूरोप। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ में आता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, व्हेन वाज द सुएज कैनाल ओपन। सुएज कैनाल ओपन कब हुई ये हम लोगों को बताना है। तो सुएज कैनाल एक आर्टिफिशियल कैनाल है। क्या है भाई, आर्टिफिशियल कैनाल है, या तो इसको हम लोग बोलते हैं मैन मेड। ठीक है, तो मैन मेड कैनाल जो है वो है सुएज कैनाल। ठीक है भाई, चलिए दो सी को कनेक्ट करती है, मेडिटेरेनियन प्लस रेड सी को कनेक्ट करती है। ठीक है, इसका नेशनलाइजेशन जो है वो दोस्तों 1869 में हो जाता है। यूरोप से अगर इंडिया आना है तो इसके लिए हमें आना पड़ता था अफ्रीका से, केप ऑफ गुड होप से। अब यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा 7000 किलोमीटर कम में ही क्या है, यूरोप से कहाँ आ जाते हैं, इंडिया आ जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए पहले इंडिया से यूरोप सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता था, जिसमें मेनली हम लोग बात करेंगे दोस्तों कॉटन की, मेनली बात करेंगे जूट की, फिर हम लोग बात करेंगे प्रेशियस मेटल की। बट हुआ क्या, यहाँ पे 1765 के बाद ये सब होना बंद हो गया। और ये लोग 1765 के पहले हमें पेमेंट करते थे गोल्ड में या तो सिल्वर में। इसी के कारण यहाँ पे फर्स्ट एडी में, मतलब फर्स्ट सीई में, इंडिया को कहा जाता था सोने की चिड़िया, मतलब गोल्डन स्पैरो। और ये समय था मौर्यन एम्पायर का। मौर्यन एम्पायर में सबसे फेमस जो किंग था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके यहाँ पे गुरु कौन थे, चाणक्य विष्णुगुप्त, या हम लोग यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं भैया उनको, तो चाणक्य विष्णुगुप्त, ये जो थे इनके गुरु थे और ये सारी चीजों को इनको यहाँ पे सिखाते थे। उनकी सबसे फेमस बुक जो है उसका नाम है यहाँ पे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखा तो जा रहा है मगर ये पॉलिटिकल बुक है भाई। तो ये याद रखना है कि चाणक्य के 3 नाम थे भाई, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, जिसने कि चंद्रगुप्त मौर्य को स्टैंड करा, घनानंद को खत्म करवाया और मौर्यन एम्पायर को एस्टैब्लिश कराया। उस समय इंडिया जो है अपने पीक पे था, इसीलिए कहा जाता था इसको गोल्डन स्पैरो। मगर धीरे धीरे करके क्या हुआ, यहां से सारा गोल्ड सिल्वर वापस चला गया ब्रिटेन, और एक समय पे ये गोल्ड और सिल्वर 1765 तक के हमें देते रहे। क्यों, क्योंकि उसके बाद ब्रिटिशर्स को मिल गया था दोस्तों यहाँ पे दीवानी राइट्स। क्या मिल गया था दोस्तों यहाँ पे, दीवानी राइट्स। ठीक है, मतलब कि रेवेन्यू जनरेशन का जो राइट होता है उसको दीवानी राइट यहाँ पे कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो इन लोगों ने लिखा है 1769, 1869, 1969 और 1979। 1969 में इंडिया में हुआ था 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन। तो जो ईयर आते जाएंगे उसमें मैं आपको कुछ ना कुछ एड ऑन यहाँ पे बताते चला जाऊंगा। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे कहानी क्लियर हो गई कि सर सुएज कैनाल क्या है, सुएज कैनाल क्या करती है। सुएज कैनाल करती है कनेक्ट मेडिटेरेनियन सी से रेड सी को, यूरोप को इंडिया से, और यहाँ पे किलोमीटर्स हो जाते हैं 7000 किलोमीटर कम। तभी से हमारे यहाँ ट्रेड बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ट्रेड रूट को ढूंढने का काम करा था वास्को डी गामा ने 1498 में। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता था हम लोगों से, और क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो 100% करेक्ट है। 1869 वो ईयर जिस समय पे हम लोगों ने क्या किया भाई, नेशनलाइजेशन करवा दिया। किसका, वो था सुएज कैनाल। और ये एक आर्टिफिशियल या तो ह्यूमन मेड लेक है। ये एग्जाम में याद रखिएगा, एग्जाम में ये सुएज कैनाल के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक की कहानी जो है हम लोगों को समझ में आ गई है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए भाई, क्वेश्चन से ही सारी कहानी सही होती है, क्वेश्चन से ही सारी कहानी गलत होती है। क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आ गया
तो आंसर तो फटाफट आ जाएगा, बट क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया दोस्तों, यहां कहानी उलझ जाती है। तो यहां क्या कहता है, हाउ डज इंडियाज लोकेशन, अब यहां पे दिमाग में आ जाना चाहिए इंडियाज लोकेशन। देखिए भाई, लोकेशन पे हम लोग बार बार बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कारण क्या है कि हमें पता होना चाहिए भैया इंडिया की लोकेशन के एग्जैक्टली बारे में कि हाँ इंडिया की लोकेशन क्या कहना चाह रही है। तो हमें पता है सर, आपने जो इंडिया की लोकेशन हमें बताई थी, तो इंडिया की लोकेशन ऐसी बताई थी सर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की लोकेशन जो है वो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे यहां बात करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, ये हो जाएगा यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। मगर ये दोनों ही क्या होंगे दोस्तों, तो ये होंगे नॉर्थ, ये भी होगा नॉर्थ, और दूसरा क्या है, ये दोनों जो है वो है लैटिट्यूड। क्या है दोस्तों यहाँ पे, लैटिट्यूड। ठीक बात है भाई। चलिए अब हम लोग बात करें यहाँ पे, तो बात आ जाती है भाई लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड हो जाता है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड है। क्या है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड यहां से कहां तक के जाएगा, तो जाएगा सर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक के, और ये भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड है। चलिए कहानी को थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है, जरूरत है। क्या आवश्यकता और जरूरत है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये अगर मान लेते मैंने अर्थ बनाया और अर्थ पे मैंने ये इमेजिनरी लाइन यहां से खींच दी, ये फॉर एग्जाम्पल ये इमेजिनरी लाइन मैंने यहां से खींच दी, ठीक है भाई। चलिए तो ध्यान से समझिएगा, यहां पे जब मैं इस लाइन को खींचूंगा, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है भाई, एक कहानी समझ में आ रही है सर। क्या समझ में आ रही है कि ये 0 डिग्री यहां से शुरू होगा और ये जाता जाएगा कहां तक के, 180 डिग्री तक। कहां तक के जाएगा, 180 डिग्री। और यहां से जो 0 डिग्री स्टार्ट होगा वो जाएगा कहां तक के, 90 तक के, ठीक है भाई। चलिए तो अगर ऐसे देखें हम लोग यहाँ पे, तो क्लियरली समझ में आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो लाइन्स होंगी, मतलब लैटिट्यूडनल लाइंस जो होंगी वो कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पे 90 नदर्न हेमिस्फीयर की प्लस 90 सदर्न हेमिस्फीयर की प्लस इक्वेटर को अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये टोटल मिला के होती है 181 लाइंस। क्या होती है दोस्तों यहाँ पे, 181 लाइंस। ये एग्जाम में याद रखना है दोस्तों यहाँ पे। तो यहां से जब जाएंगे तो ये जाएंगे हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री तक के, कहां तक के जाएंगे, 90 डिग्री। और यहां पे जाएंगे तो ये भी 180 जाएंगे और ये भी 180 जाएंगे। तो एग्जाम में ये बातों को याद रखना है दोस्तों। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से हम लोगों को 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में जाना है। और इधर जब हम लोग बात करेंगे तो हमें यहां से इस तरफ जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया का जो लोकेशन बन जाता है वो बन जाता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट। क्या बन जाता है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है भाई। चलिए अब ये बोलता है कि जो इंडिया की लोकेशन है वो तो आपने बता दी सर, इट्स कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। अब ये बोल रहा है कि वेस्ट एशिया से इसका कैसा कॉन्टैक्ट होगा, अफ्रीका से कैसे होगा और यूरोप से कैसे होगा, ये हम लोगों को यहां पे बता रहा है। तो इंडिया को अगर हम लोग यहां पे ऐसे देखें तो ये हमारा पूरा एरिया जो है वो डेक्कन प्लेट्यू होता है, ये, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा पूरा डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है भाई। चलिए अब ये बोलता है कि हमें कांटेक्ट करना है वेस्ट एशिया से, हमें कांटेक्ट करना है अफ्रीका से, और हमें कांटेक्ट करना है यहां पे दोस्तों तीसरा यूरोप से। तो क्या हम लोग उसको डेक्कन पेनिनसुला से करेंगे, क्या हम लोग अरेबियन सी से करेंगे, क्या हम लोग बे ऑफ बंगाल से करेंगे, या हम लोग इंडियन ओशियन से करेंगे। तो चलिए हम लोग सब चीजों को लिख लेते हैं। मतलब डेक्कन पेनिनसुला तो आपका ये हो गया क्योंकि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। अरेबियन सी जो है आपका इस तरफ हो गया, वेस्ट तरफ, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये हो गया बे ऑफ बंगाल जो आपका ईस्ट तरफ, ये हो गया ईस्ट तरफ, ये हो गया आपका वेस्ट तरफ, और इंडियन ओशियन जो है वो सदर्न पॉइंट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये इंडियन ओशियन यहाँ पे सदर्न पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आपको जाना कहां है भैया, तो वेस्ट तरफ जाना है, मतलब इस तरफ जाना है, ठीक है भाई। चलिए अगर हम लोग बात करें, ये इमेजिनरी मैंने अगर अर्थ बनाई, मान लेते हैं ये मैंने यहां पे नॉर्थ और साउथ पोल बना दिया, ठीक है। तो अब यहां पे जब अफ्रीका की बात होगी तो अफ्रीका इधर पड़ रहा है,
यूरोप इधर पड़ रहा है और एशिया के भी वेस्ट पार्ट में जाना है, तो आपको जाना पड़ेगा इस तरफ, मतलब इस तरफ क्या आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो वो आ रहा है दोस्तों यहाँ पे अरेबियन सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ अफ्रीका, यूरोप और वेस्ट एशिया से कांटेक्ट करने में कौन सी चीज आपकी यहाँ पे मदद करने वाली है, तो वो मदद करेगी दोस्तों यहाँ पे अरेबियन सी। कौन करेगा दोस्तों यहाँ पे, अरेबियन सी। होप सो आप लोगों को ये जो कंटेंट दिया है ये समझ में आ गया होगा, है ना भाई। चलिए, तो कहानी यहां तक के क्लियर है हम लोगों को कि सर यहाँ पे अगर हम लोगों को इनसे कांटेक्ट करना है तो हमारी सबसे ज्यादा जो मदद करेगा वो कौन करेगा, अरेबियन सी करेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, What connects India with Pakistan and Afghanistan in the north west? अब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में तो आपने बता दिया सर कि इंडिया को पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से कनेक्ट कौन करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे जब लोकेशन ट्रैक करते हैं तो लोकेशन ट्रैक करने का तरीका जो दोस्तों रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो अब लोकेशन ट्रैक करने में ये एरिया भी आएगा, बिल्कुल आएगा सर, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, ये होगा दोस्तों हमारे लिए नॉर्थ वेस्ट, ये होगा हमारे लिए वेस्ट, ये हमारे लिए होगा ईस्ट, ये होगा दोस्तों हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, और ये होगा हमारे लिए साउथ वेस्ट, सॉरी ये होगा हमारे लिए साउथ ईस्ट, और ये होगा हमारे लिए साउथ वेस्ट। ठीक बात है। चलिए, अब हम लोगों को पता है सर, आपने याद करवाया था कि अगर नेबर की बात करें तो हमारे नेबर जो है वो है 9 कंट्रीज। क्या है दोस्तों, 9 कंट्रीज। ठीक है भाई। चलिए, अब यहाँ पे नेबर जो है 9 कंट्रीज है। चलो एक एक को देखने का काम करते हैं हम लोग। तो आप कहां जाने वाले थे दोस्तों, आप जाने वाले थे सीएनबी बैंक में। कहां जाने वाले थे आप, जाने वाले थे सीएनबी बैंक में, जहां पे आप ब्रांच मैनेजर से मिलने वाले हैं और दूसरा यहाँ पे सीनियर मैनेजर से भी मिलने वाले हैं। ठीक है ना भाई। चलिए, अब यहाँ पे ए का मतलब, पी का मतलब, सी का मतलब, एन का मतलब, बी का मतलब, फिर बी का मतलब, फिर एम का मतलब, फिर एस का मतलब और एम का मतलब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में याद करवाया था। जिसने मेरी क्लास अटेंड करी है वो यहाँ पे बता सकता है। ठीक है भाई। चलिए अब बता देते हैं भाई क्या है इनके नाम। तो सबसे पहला ए का मतलब होता है यहाँ पे अफगानिस्तान। ठीक है, तो ए का मतलब क्या हो गया दोस्तों यहां पे, ठीक है भाई। दूसरा जो है वो हो गया यहां पे दोस्तों पाकिस्तान, तीसरा हो गया यहां पे चाइना, चौथा हो गया यहां पे नेपाल, पांचवा हो गया यहां पे भूटान, फिर नेक्स्ट हो गया आपका बी फॉर बांग्लादेश। ठीक है, यहां पे एम का मतलब हो गया यहां पे म्यांमार, फिर यहां पे एस का मतलब हो गया दोस्तों आइलैंड कंट्री जिसका नाम है यहां पे श्रीलंका, और आखिरी जो है बच गया हमारा, वो बच गया दोस्तों दोस्त हमारा मालदीव्स। ठीक है भाई। चलिए, तो हम लोगों ने क्या कहा था, आप सीएनबी बैंक जाएंगे और ब्रांच मैनेजर और सीनियर मैनेजर से मिलेंगे। तो ए का मतलब अफगानिस्तान, पी का मतलब पाकिस्तान, सी का मतलब चाइना, एन का मतलब नेपाल, बी का मतलब भूटान, अगेन बी का मतलब बांग्लादेश, फिर एम का मतलब म्यांमार, और फिर यहां बात करेंगे हम लोग यहाँ पे श्रीलंका के। तो अब यहाँ पे इसकी जब लोकेशन ट्रैक करेंगे तो ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में हमारी जो 2 कंट्री पड़ने वाली है वो है भैया आप, ठीक है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। पहला जो है बॉक्स क्लियर हो गया दोस्तों। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया में पड़ने वाली है सीएनबी, मतलब चाइना, नेपाल और भूटान। ठीक है भाई। चलिए, और ईस्ट और साउथ ईस्ट के एरियाज में हम लोग अगर बात करेंगे तो हम लोगों को पड़ेगी ये बांग्लादेश, और दूसरा जो पड़ेगा वो पड़ेगा यहाँ पे म्यांमार। यहां हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को पड़ेगा यहां पे श्रीलंका, ठीक है, और इस तरफ पड़ेगा दोस्तों मालदीव्स। कहानी क्लियर हो गई कि नहीं हुई दोस्तों यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे आंसर देंगे। क्वेश्चन पूछता है कि भाई नॉर्थ वेस्ट में 2 कंट्री है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये आप लोगों को लोकेशन क्लियर हो गया, बट ये कनेक्ट कैसे होती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है कनेक्ट कैसे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा दोस्तों
पाकिस्तान और उसके बाद आएगा यहाँ पे अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए तो ये कनेक्ट करती है क्या अरेबियन सी से, तो अरेबियन सी तो सर यहाँ पे नीचे रह गया, मतलब इस एरिया में ये हो गया अरेबियन सी, तो यहाँ तो है ही नहीं। दूसरा बोला इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन तो इंडिया के साउथ पार्ट में है। अब बोल रहा है लैंड बाउंड्रीज, या बोल रहा है हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन यहाँ पे हो गए दोस्तों नॉर्थ एरिया में, यहां से भी कनेक्ट नहीं हो सकता। और एरिया कौन सा, नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में ये कनेक्ट होता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लैंड बाउंड्रीज से। कैसे होता है दोस्तों, ये लैंड बाउंड्रीज से यहां पे कनेक्ट होता है। तो एग्जाम में याद रखिएगा लैंड बाउंड्रीज से कनेक्ट होता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, किससे भाई, इंडिया से। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके बाद आंसर्स पे यहाँ पे जा रहे हैं दोस्तों, जो कि बिल्कुल यूनिक तरीका है किसी भी चीज को काम करने का। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, ऐसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आप लोगों से दोस्तों बनना चाहिए, ये मेरे धुरंधर दोस्तों से मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इतना सा हौसला रखना है कि इस बार 80 में से 80 लेके ही आना है, ऐसी उड़ान भरनी है कि 80 में से 80 पार होना जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इसीलिए वेरी फर्स्ट डे हम लोगों ने जो तैयारी करी है वो 80 आउट ऑफ 80 की करी है। हम लोग यूनिट टेस्ट में, हम लोग कभी भी छोटे छोटे जो टेस्ट होते हैं उस पर बिलीव करते ही नहीं है, हम लोग बिलीव करते हैं कॉन्सेप्ट पे, और वी बिलीव इन द वॉर नॉट इन द स्मॉल बैटल्स। ठीक है भाई, चलिए तो ये हमारे लिए यहाँ पे वॉर है, वॉर जो है वो कहती है कि इस बार जो है वो 80 में से 80 पार है। ठीक है भाई, चलिए कहानी क्लियर, आगे बढ़े। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, मगर इसका क्वेश्चन का आप आंसर तो बताइए सर। तो आंसर जो है वो है लैंड बाउंड्रीज। क्या है दोस्तों यहाँ पे, लैंड बाउंड्रीज। याद रखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और लैंड बाउंड्री को क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है भाई यहाँ पे, व्हाट हिस्टोरिकल रूट्स फैसिलिटेटेड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज इन द एंशिएंट टाइम। तो अब यहाँ पे बात कहीं ना कहीं हिस्ट्री की कर रहा है, तो हिस्ट्री की बात अगर करता है तो हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो दोस्तों होती है यहाँ पे क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब टाइम पीरियड, टेन्योर। ठीक है भाई, चलिए तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारी हिस्ट्री है इसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एंशिएंट, नंबर 2 मेडिवल, और नंबर 3 जो है वो आ जाती है हमारी मॉडर्न। तो कहा जाता है कि इस समय पे जब हम लोग बात कर रहे थे एंशिएंट की, तो वो कहीं ना कहीं टाइम पीरियड रहा हिंदुइज्म का। मेडिवल टाइम जो रहा वो रहा कहीं ना कहीं इस्लामिक कल्चर का। ठीक है भाई, चलिए तो हिंदुइज्म हो गया, यहां पे इस्लामिक कल्चर हो गया, और यहां पे मॉडर्न टाइम पीरियड जो आया वो रहा दोस्तों यहां पे क्रिश्चियनिटी का। किसका रहा दोस्तों यहाँ पे, क्रिश्चियनिटी का। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं टाइम पीरियड की दोस्तों यहाँ पे बात करता हूं तो टाइम पीरियड कुछ इस तरीके से आता है दोस्तों, लगभग यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास जो इवेंट्स और जो हमारे पास प्रूफ्स आते हैं जिसको हम लोग एविडेंसेस कहते हैं, वो लगभग कहता है कि 10,000 BC, 10,000 BCE से लेके लगभग यहाँ पे 8th सेंचुरी तक के ये हमारा पूरा का पूरा एंशिएंट टाइम पीरियड रहा। ठीक है, इस्लामिक कल्चर की अगर हम लोग बात करें या मेडिवल टाइम पीरियड की बात करें तो 8 से लेके 18th सेंचुरी तक के ये रहा कॉमन एरा। ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया दोस्तों, 8 से 13 और 13 टू 18, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है मेडिवल टाइम पीरियड। और 18th सेंचुरी के बाद से जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो अभी तक का जो है वो हमारा मॉडर्न पीरियड है, और जो कि हम लोग एस्टिमेटेडली मानते हैं कि 1965 तक के रहा। ठीक है भाई, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, इस सेंचुरी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं मैंने लिखा दोस्तों 18th सेंचुरी, तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द पास्ट
है ना। तो पास का मतलब इसके पिछले 100 सालों की बात हो रही है। इनके पिछले 100 सालों की बात कहने का मतलब यहां पे होगा 1701 से लेके 1799 का जो टाइम पीरियड है वो कहलाएगा दोस्तों यहां पे 18th सेंचुरी। ठीक है भाई, चलिए। और अगर हम लोग बात करें इंडिया की हिस्ट्री की, तो हमारे यहाँ इंडिया की हिस्ट्री में देखा जाता है कि हमारे यहाँ जो एंट्री होती है वो मेनली होती है लैंड एरिया में नॉर्थ वेस्ट साइड से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रांगली कनेक्टेड है और यहाँ पे दो कंट्री से कनेक्टेड है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है भाई, चलिए। और अगर देखा जाए यहां पे तो इंडिया के सी रूट पे 1498 में एक पर्सन आता है जिसका नाम है वास्को डी गामा, और ये आता है कहां से दोस्तों, वो आता है पोर्चुगल से। कहानी यहां तक के क्लियर हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और यहां कमोडिटी जो है एंशिएंट टाइम में कहां से हो पाती थी, कौन से रूट पे हो पाती थी। ठीक है, तो 1498 मतलब कि कौन सी सेंचुरी हो गई दोस्तों ये, तो 15th सेंचुरी में तो एक पोर्चुगीज आए, मतलब यूरोपियंस आना शुरू हुए, मगर इसके पहले से ही हमारे यहाँ बहुत सारी सिविलाइजेशन चल रही थी। जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करूं तो हमारे यहाँ चल रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये काम कर रही थी 2500 से लेकर 1750 BCE तक है। ठीक है, और अभी हम लोग कहां की बात कर रहे हैं, 15th सेंचुरी की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये तो BCE और ये तो CE, देखिए कितना डिफरेंस है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में यहां पे हम लोग बात करें तो चल रही थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। नंबर 3 चाइनीज सिविलाइजेशन। तो क्या हम लोग इनसे कनेक्टेड नहीं थे? हाँ सर, हम लोग कनेक्टेड थे, और हमें पता है एक रूट के बारे में। उस रूट का नाम क्या है भाई, हम लोग बता देते हैं यहां पे। ये जो रूट है ये पूरा चाइना जो है कवर करता था, और इस रूट का नाम मैं बता देता हूं आपको ताकि एग्जाम में याद रहेगा। ये था भैया यहां पे सिल्क रूट, जो कि बेसिकली रोड थे जिससे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम लोग यहाँ पे ट्रेड किया करते थे। तो इंडिया की बाउंड्री, आइडियाज और जो कमोडिटीज एक्सचेंज होती थी वो होती थी लैंड एरिया से, मतलब लैंड रूट से। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या ओशियनिक रूट, ओशियनिक रूट तो भैया अभी हम लोगों को पता चला है 1498 के बाद। ठीक है भाई, चलिए। फिर बोलता है लैंड रूट, बिल्कुल सही बात है सर, लैंड रूट से ही हम लोग यहाँ पे कनेक्टेड थे। फिर ये बोलता है एयर रूट, भैया एयर तो रूट हो ही नहीं सकता क्योंकि उस समय पे कुछ एयर फैसिलिटी टाइम का कुछ नहीं था। अंडरग्राउंड रूट हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें बिंदास तरीके से सर समझ में आ गया, और कारण जो था वो भी समझ में आ गया कि लैंड रूट से हम लोग कैसे यहां पे कनेक्टेड थे। ठीक है भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो एग्जाम में जो है दोस्तों बहुत आपको मदद मिलने वाली है। ठीक है भाई, चलिए कहानी क्लियर यहां तक के। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है हमसे व्हाट कमोडिटीज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज थ्रू हिस्टोरिकल रूट्स। जो हिस्टोरिकल रूट्स थी उससे हम लोग क्या क्या चीजें ले जाने का यहाँ पे काम करते थे, यह हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्या यहाँ से हम लोग स्पाइसेस और क्या हम लोग यहाँ पे मुस्लिम ले जाने का काम करते थे, क्या हम लोग यहाँ से राइस और व्हीट ले जाने का काम करते थे, डायमंड और गोल्ड ले जाने का काम करते थे, वूल और सिल्क ले जाने का काम करते थे। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझते हैं कि हमारे पास इंडिया में हर एक स्टेट में एक एक कमोडिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र और गुजरात वाला बेल्ट, इट इज कॉमनली फेमस फॉर कॉटन। अगर हम लोग यहां बात करें हमारे बंगाल वाले एरिया में, तो बंगाल इज फेमस फॉर जूट प्रोडक्शन। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे कॉटन और जूट बहुत अच्छे से मिलता था, और यहां पे कॉटन और जूट ही जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काम आता है। ठीक है भाई, राइस और व्हीट की कहानी की अगर हम लोग बात करें तो व्हीट के लिए अगर हम लोग बात करें या राइस के लिए हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ 1965 तो नहीं, उस समय तो हमारा वॉर हो गया था। 1965 और 1967 के बीच में आता है यहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन।
और लाने का काम करते हैं दोस्तों यहां पे MS स्वामीनाथन। ठीक है भाई, चलिए तो MS स्वामीनाथन यहां पे लाने का काम करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं राइस और व्हीट का प्रोडक्शन जो है बहुत तेजी से यहां पे बढ़ने लगता है विद द सीड विच इज नोन एज HYV सीड। और वो सीड कौन सा था दोस्तों, यहां पे HYV सीड था। ठीक है भाई, चलिए डायमंड और गोल्ड की हम लोग बात करें तो डायमंड तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे नहीं मिला करते थे, बट गोल्ड जो है वो हमारे पास यूरोप से आता था। और ये कब तक क्या आता रहा दोस्तों, 1765 तक के आते रहा। क्यों? क्योंकि 1765 के बाद ही इन लोगों को मिल गई कहीं ना कहीं दीवानी राइट्स, और इसके बाद से यहां पे गोल्ड और सिल्वर आना दोस्तों यहां पे बंद हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए वूल और सिल्क की बात करें हम लोग यहां पे, तो सिल्क तो ठीक ठाक होता था हमारे यहाँ, वूल बहुत ज्यादा अच्छा उस समय पे नहीं हुआ करता था। तो हमारे पास जो एक्सचेंज होगा वो होगा मेनली स्पाइसेस और मसलिन। और स्पाइसेस के लिए मेनली एक हमारा स्टेट फेमस है विच इज नोन एज केरला। ठीक है भाई, चलिए मसलिन एक टाइप का बेस्ट टेक्सटाइल मटेरियल है जो कि हम लोग यहां पे बोलते हैं भैया कॉटन। ठीक है भाई, चलिए इसको हम लोग यहां पे दक्काई मसलिन भी कहते हैं। ये फाइन क्वालिटी होता है। ठीक है, मेनली ये यहां पे बांग्लादेश की जो कैपिटल है आज ढाका, वहां पे मिलता था, इसीलिए इसको यहां पे लोग दक्काई मसलिन भी कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, इसको यहां पे दक्काई मसलिन भी कहते थे। ठीक है भाई, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एग्जाम में काम आने वाला है ये सब चीजें आप लोगों को। तो चलिए भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, तो आंसर होना चाहिए सर स्पाइसेस और मसलिन। ये हमारे यहां से जो है एक्सपोर्ट होता था दूसरी कंट्रीज में। ठीक है भाई, और इसी से हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर पाते थे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग influenced इंडियन आर्किटेक्चर फ्रॉम वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया से आने वाला हमारे पास इंडियन आर्किटेक्चर कौन सा था ये बताना है। क्या ये ग्रीक स्कल्पचर्स थे, क्या ये रोमन आर्किटेक्चर था, क्या ये इजिप्शियन पिरामिड्स थे, या हमारे पास चाइनीज टेम्पल्स थे। तो चाइनीज टेम्पल्स तो हमारे यहाँ ज्यादा कुछ दिखे नहीं आज तक थे। इजिप्शियन पिरामिड तो इजिप्ट में ही है सर, उसका कोई चेंज नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर इंडिया में बनाया नहीं गया। रोमन आर्किटेक्चर मतलब रोम जो है वो थोड़ा बहुत हम लोग बात करें, जब हमारे क्रिश्चियनिटी आई तो चर्चेस का जो स्ट्रक्चर था वो यहां पे थोड़ा बहुत ऑप्ट किया गया, बट हमारे यहां पूरी तरीके से जो इन्फ्लुएंस जो है वो हुआ यहां पे ग्रीक स्कल्पचर से। ठीक है भैया, ग्रीक मतलब कि हो जाता है ग्रीस। ठीक है, एक समय तक के ग्रीस भी जो था वो डोमिनेंस में रहता है ऑटोमन एम्पायर के। ठीक है, और ऑटोमन एम्पायर के समय पे भी ये अपने कल्चरल को, ये अपने लिटरेचर को, ये अपने आर्ट्स को, ये अपनी पोएट्रीज को नहीं छोड़ता। इसीलिए कहीं ना कहीं ग्रीक मतलब ग्रीस जो कंट्री है इसको कहा जाता है क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। मतलब कि यहाँ की आर्ट, यहाँ की पोइट्री, ये सारी चीजें जो है वो पूरे यूरोप में फेमस थे। ठीक है, अप टू अगर हम लोग देखें तो 15वीं सेंचुरी में यहाँ पे जो कब्जा था वो था यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का, और यहाँ पे ये फ्री होती है लगभग 1832 में। ठीक है, उस समय एक ट्रीटी होती है जिसका नाम था दोस्तों यहाँ पे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इसको ट्रीटी ऑफ इस्तांबुल भी कहा जाता है। ठीक है भाई, एग्जाम में याद रखिएगा दोस्तों, ये सारी बातें याद रखिए। तो वेस्ट एशिया से जो इंडियन आर्किटेक्चर जो है इन्फ्लुएंस होता है वो था ग्रीक स्कल्पचर या ग्रीक आर्किटेक्चर। ठीक है भाई, चलिए एग्जाम में ये सब बातें याद रखनी है ताकि आपका नॉलेज एनरिचमेंट कंटिन्यूअसली होता चले दोस्तों। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, बोलता है व्हाट ज्योग्राफिकल फीचर सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम अफ्रीका एंड यूरोप। इंडिया अफ्रीका को सेपरेट करने वाला वो कौन सा ज्योग्राफिकल फीचर है, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है सर, ज्योग्राफिकल फीचर के लिए हम लोगों को इंडिया के लोकेशंस पूरे के पूरे बनाने पड़ेंगे। चलिए भाई, लोकेशन हम लोग बना लेते हैं फटाफट। तो यहां में अगर हम लोग बात करें
इस तरीके से हमारे लोकेशन क्रिएट होते हैं। चलिए, ये हो गया हमारे लिए नॉर्थ, ये हो गया हमारे लिए साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया दोस्तों वेस्ट, ये हो गया हमारे लिए नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया हमारे लिए साउथ ईस्ट, और ये हो गया हमारे लिए दोस्तों साउथ वेस्ट। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए इनको तो सबसे पहले हम लोग लोकेट कर लेते हैं। लोकेट करने के बाद ही यहाँ पे कहानी क्लियर हो पाएगी। ठीक है भाई, चलिए लोकेट करें एक एक चीजों को हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलता है सबसे पहले इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन जो है वो सबसे नीचे आएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या देता है, हिमालयास, तो ये नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट के बीच में ये जो पूरी बेल्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, यहां पे हिमालयन एरियाज। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेक्कन पेनिनसुलार की। ठीक है, तो भाई डेक्कन पेनिनसुलार जो है वो कहां से शुरू होगा ये हम लोग देख लेते हैं। तो डेक्कन पेनिनसुलार यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक रहेगा। मतलब ये हो गया दोस्तों हमारा यहाँ पे डेक्कन पेनिनसुलार, क्या हो गया दोस्तों, डेक्कन पेनिनसुलार। इसके बाद बोलता है अरेबियन सी, तो ये हो गया दोस्तों हमारा ये अरेबियन सी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया पूरा का पूरा, कैसी क्या लोकेशन है यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए तो अब ये बोलता है कि व्हाट ज्योग्राफिकल फीचर सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम अफ्रीका, इंडिया और अफ्रीका को जो अलग करता है वो क्या है, और अफ्रीका के अलावा यूरोप को भी। तो ये दोनों कंट्री जो देखा जाए तो ये पड़ती है वेस्ट साइड। कहां पड़ती है दोस्तों, ये वेस्ट साइड। ठीक है, और इंडिया की लोकेशन अगर देखा जाए तो एशिया में देखा जाए तो वो साउथ में है, मतलब साउथ ईस्ट में, और अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो वो नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है भाई, चलिए तो अब मतलब ईस्ट तो है ही, नॉर्थ ईस्ट हो गया ये। अब हम लोगों को जाना कहां है दोस्तों, तो वो जाना है या तो अफ्रीका या तो जाना है यूरोपियन नेशन। तो अगर अफ्रीका और यूरोप जाना है तो हमें किस जगह से आना पड़ेगा, क्या इंडियन ओशियन से, क्या हिमालय से, डेक्कन पेनिनसुलार से, या तो हम लोग आना पड़ेगा यहाँ पे अरेबियन सी से। तो हमारे पास दो ऑप्शन तो क्लियर हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि भाई हम लोग जाना जो है वो इंडियन ओशियन से भी कर सकते हैं, मगर नियर बाय जो है वो पड़ेगा हमारा वेस्ट में अरेबियन सी। तो हम लोग किससे जाना पसंद करेंगे दोस्तों, तो हम लोग जाना पसंद करेंगे सर अरेबियन सी से। कहां से जाएंगे दोस्तों, अरेबियन सी, क्योंकि वेस्ट वर्ड जो है वो पड़ रहा है दोस्तों हमारा यहाँ पे अरेबियन सी। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर, आंसर क्लियर, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, आंसर डी है हमारा यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है हमसे क्वेश्चन, विच कैनाल रिड्यूस इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप बाय 7000 किलोमीटर। एक ऐसी हमें बताइए कैनाल जो कि इंडिया और यूरोप के बीच में जो डिस्टेंस था वो 7000 किलोमीटर जो है वो कम कर देती है। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग बात करने वाले हैं कंट्री जिसका नाम है यहां पे इजिप्ट। इजिप्ट कहां पे है भाई, तो अफ्रीका में। ठीक है, अब यहां इजिप्ट अफ्रीका में है और यहां पे एक कैनाल है, दैट कैनाल इज नोन एज सुएज कैनाल। क्या कहलाती है दोस्तों, ये सुएज कैनाल। अब ये जो सुएज कैनाल है ये अभी तक के पता चला कि भाई ये तो एक आर्टिफिशियल कैनाल है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये आर्टिफिशियल कैनाल है। तो ये लोग अपने लिए यूज करा करते होंगे इजिप्ट वाले, बट हुआ क्या कि 1869 में जो है इसका हो जाता है नेशनलाइजेशन। क्या हो जाता है दोस्तों यहां पे, नेशनलाइजेशन। ठीक बात है, अब नेशनलाइजेशन हो गया मतलब ओपन फॉर ऑल हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे बोलता है कि ये दो सी को यहां पे कनेक्ट करती है। पहला जो है मेडिटेरेनियन सी को ये कनेक्ट करती है रेड सी से। कहां से कनेक्ट करती है दोस्तों, ये मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है ये इसको रेड सी से। ठीक है भाई, चलिए तो ये कौन सी कैनाल है सर, ये पनामा कैनाल है, सुएज कैनाल है, कील कैनाल है, या कोरिंथ कैनाल है। ठीक है भाई, चलिए तो याद रखिएगा पनामा कैनाल जो है वो यहां पे जोड़ती है नॉर्थ अमेरिका को और यहां पे जोड़ती है दोस्तों साउथ अमेरिका को। किसको जोड़ती है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भाई, हम लोगों ने एक एक कैनाल के बारे में मालूम करा और एक एक कैनाल को हम लोग यहाँ पे ट्रैक करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आप लोगों को क्लियर हो गया सर यहाँ पे जो पहली कैनाल है जिसका नाम है पनामा कैनाल, वो कनेक्ट कर रही है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका
टू साउथ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका जाना है तो किस कैनाल से जाएंगे दोस्तों? तो वो जाएंगे दोस्तों हम लोग को यहां पे पनामा कैनाल से। ठीक है भैया। दूसरी जो कैनाल है, दूसरी जो कैनाल आपने बताई सर वो थी सुएज कैनाल। अब ये सुएज कैनाल जो है वो मेनली तो है दोस्तों यहां पे इजिप्ट में, ये पता चल गया, और ये मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है दोस्तों रेड सी को। ठीक है भाई। और 1869 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है भाई। तीसरे नंबर की जो आपकी कैनाल आ रही है कील कैनाल। कील कैनाल है दोस्तों यहां पे जर्मनी में। ठीक है। और ये कील कैनाल जो है कनेक्ट करती है दोस्तों नॉर्थ सी से लेके बाल्टिक सी को। और जो फोर्थ नंबर की कैनाल आ रही है विच इज नोन एज कोरिंथ कैनाल, ये है दोस्तों ग्रीस में। अभी हम लोगों ने ग्रीस को एक नाम दिया था दोस्तों, याद होगा आप लोगों को, क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। ये कनेक्ट करती है आपके दो सी को जिसका नाम है लोनीसिया सी से कनेक्ट करती है दोस्तों ये एजियन सी को। और कहां पे है दोस्तों ये आप लोगों को क्लियर है सर? यहाँ पे ग्रीस पे। ठीक है। तो ये जो चारों ऑप्शन है ये कैनाल्स आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। और ये कैनाल हम लोगों को बहुत क्लियर हो चुकी है सर, क्योंकि आपने इतने शानदार तरीके से हमें क्लियर कर दिया कि ये कहां पर है और किसको किससे यहाँ पे कनेक्ट करती है। ठीक है ना भाई। चलिए, तो यहां तक की कहानी जो है दोस्तों वो मुझे क्लियर होने लग गई है। और चारों ऑप्शन को हम लोगों ने यहाँ पे पहले ट्रैक किया, समझा, और फिर हम लोग कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप दोस्तों इसको यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कहानी ऐसी है कि पढ़ रहे हैं हम लोग यहां पे क्लास 9th का, मगर तैयारी हो रही है दोस्तों यहां पे ओलंपियाड की। तो यहां पे जीरो से हीरो बनने का फंडा जो है वो यही है कि आप हर एक क्वेश्चन को डीपली एनालिसिस करें, उसके ऑप्शंस को डीपली एनालिसिस करें, और उससे क्वेश्चन जो है दोस्तों यहां पे बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है भाई। चलिए, तो ये यहां तक की कहानी क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? जाहिर सी बात है 7000 किलोमीटर कम करने वाला जो कैनाल है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे सुएज कैनाल। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे उसको हम लोग? सुएज कैनाल। ठीक है भाई। चलिए, कहानी क्लियर, आंसर ले आइए सर सामने अब तो। चलिए, सुएज कैनाल। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? बोलता है व्हाट ज्योग्राफिकल फीचर डिवाइड्स इंडिया इनटू टू सीज। अब यहाँ पे एक ज्योग्राफिकल फीचर बताइए जो इंडिया को दो भागों में यहाँ पे बांट देता है। क्या वो यहाँ पे डेक्कन पेनिनसुलर है? क्या वो यहाँ पे हिमालयाज है? क्या वो यहाँ पे विंध्या रेंज है? क्या वो यहाँ पे अरावली रेंज है? ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है भाई। चलिए, तो जैसे ही हम लोगों के पास में इंडिया की कुछ बात आती है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं भाई? डायरेक्शन सेट कर लेते हैं। और डायरेक्शन से कहानी जो है वो बहुत आसान हो जाती है सर। क्यों? क्योंकि चीजें आप बहुत आसान कर देते हैं हमारे लिए, है ना। ठीक है दोस्तों। चलिए भाई, तो चीजें आप लोग के लिए और आसान, बेहद आसान कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे। चलिए, ये वाले तो आपको डायरेक्शंस अब याद हो चुके होंगे मेरे ख्याल से। बैक टू बैक मेरी क्लास में जो रहेगा उसको डायरेक्शंस तो याद हो जाएंगे। ठीक है भाई। चलिए, इट इज नॉर्थ, इट इज साउथ, इट इज वेस्ट, इट इज ईस्ट। ये होगा नॉर्थ ईस्ट, ये होगा दोस्तों साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। अब हम लोग एक एक चीज को समझते हैं। अब ये सबसे पहला जो ऑप्शन देता है वो देता है डेक्कन पेनिनसुलर। ठीक है। मतलब ये वाला जो एरिया है दोस्तों वो हो गया आपका डेक्कन पेनिनसुलर। ठीक है। इस डेक्कन पेनिनसुलर को अगर हम लोग समझे तो यहाँ पे हमारे पास दो सी आते हैं। पहला आता है दोस्तों अरेबियन सी वेस्ट साइड में। ठीक है। और इधर जो एरिया आता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। ठीक है भाई। चलिए, अब यहां पे और हमें क्या क्या ऑप्शन दे रहा है दोस्तों उस पर भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा बोलता है हिमालयाज। अब ये जो हिमालयाज की रेंज है वो हिमालयाज की रेंज हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। तो हिमालयाज की जो रेंज है ये चलती है नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट के बीच में। ठीक है भाई। तो ये वाला जो पूरा एरिया हो गया इसको क्या नाम दिया दोस्तों आप लोगों ने? नाम दिया सर हिमालय। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोलता है विंध्या रेंज। ठीक है भाई। तो चलिए, ये जो विंध्या रेंज है ये दोस्तों है मध्य प्रदेश में। कहां पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब विंध्या जो है वो इस तरफ आ जाएगी, और इसके ऊपर आ जाएगी दोस्तों यहां पे सतपुड़ा। ठीक है।
अब ये सतपुड़ा रेंज और विंध्या रेंज के बीच में एक रिवर जाती है जिसका नाम है दोस्तों यहां पे नर्मदा रिवर, जो कि एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया को नॉर्थ और साउथ पार्ट में डिवाइड करने का काम भी कहीं ना कहीं ये रिवर करती है, विच इज नोन एज द नर्मदा रिवर। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अरावली रेंज की। तो अरावली रेंज जो है वो दोस्तों वो है आपका राजस्थान के आसपास वाले एरिया में, इस तरीके से। ठीक है, अब ये अरावली रेंज क्योंकि पैरेलल रेंज है, जिसके कारण राजस्थान का जो बैक साइड है वहां पे पानी नहीं गिर पाता। मतलब पानी कहां गिरेगा? इस तरफ गिरेगा दोस्तों। तो ये वाला एरिया जहां पे अच्छा खासा पानी गिरेगा उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों विंडवर्ड साइड, जहां पे पानी गिरेगा और हवाएं यहां पे क्लाउड्स लेके आएंगी बढ़िया बढ़िया से, उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों विंडवर्ड साइड। मगर जिस एरिया में पानी नहीं गिरा उसको क्या नाम देंगे दोस्तों यहां पे? तो उसको नाम देंगे यहां पे हम लोग लीवर्ड साइड। अब ये जो लीवर्ड साइड है इसको हम लोग यहां पे रेन डेफिसिट एरिया भी कहते हैं। ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई। मतलब बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, ये सब जगह पे जहां पे पानी नहीं गिरता है वो सब जो है वो रेन डेफिसिट एरिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां क्लियर कर लिया सर डेक्कन प्लेट्यू क्या है, हिमालयस क्या है, विंध्या रेंज क्या है और अरावली रेंज क्या है। ठीक है, अब यहां पे समझ में आ रहा है कि 2C में डिवाइड करने वाला जो एरिया है, 2C में डिवाइड करने वाला जो एरिया है, वो जो फिजिकल फीचर है वो है दोस्तों यहाँ पे डेक्कन पेनिनसुलार। क्या है दोस्तों यहाँ पे? डेक्कन पेनिनसुलार। तो आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है भाई, चलिए तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो भैया, यही तो काम आने वाला है आपको बहुत ज्यादा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपको सबसे ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है भाई, चलिए तो सर यहाँ पे स्क्रीनशॉट हमने ले लिया, हटा देते हैं, आंसर की बात करते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो आंसर होना चाहिए डेक्कन पेनिनसुलार इज द करेक्ट आंसर विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये आपके पास पहुंच गया है दोस्तों यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों से बोलता है कि भाई यहाँ पे व्हाट कनेक्ट्स इंडिया विद द साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया। अब यहाँ पे वही वाली बात हो गई दोबारा कि क्या डेक्कन पेनिनसुला कनेक्ट करता है, क्या अरेबियन सी कनेक्ट करता है, क्या बे ऑफ बंगाल कनेक्ट करता है। तो आप तो बात कर रहे हैं सर पूरे के पूरे साउथ इंडिया की। तो अगर मैं साउथ इंडिया को कुछ इस तरीके से यहां पे बनाऊं, ठीक है भाई, तो साउथ इंडिया में हमारे पास मेनली 4 लोकेशन आ रही है दोस्तों। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो हो गया हमारे लिए डेक्कन पेनिनसुला। अब डेक्कन पेनिनसुला क्यों? क्योंकि यहां पे ये 3 जगह से पानी से घिरा हो गया। ये हो गया दोस्तों हमारे लिए अरेबियन सी, ये हो गया दोस्तों हमारे लिए बे ऑफ बंगाल। ठीक है भाई, चलिए, और ये दोस्तों हो गया हमारे लिए इंडियन ओशियन। अब यहां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट कनेक्ट्स इंडिया विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ठीक है, तो मतलब इस वाले एरिया की बात कर रहा है दोस्तों, साउथ ईस्ट की भी बात कर रहा है और यहाँ पे ईस्ट एशिया की भी बात कर रहा है। ये बात किस तरीके से कर रहा है पहले तो हम लोग इसको ये समझने की कोशिश करें दोस्तों यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए तो अगर ये लोकेशन आप बनाते हैं, ठीक है भाई, चलिए तो ये हो गया आपके लिए साउथ ईस्ट, और क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे ईस्ट एशिया। तो ये एरिया को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको डेक्कन पेनिनसुला चाहिए। क्या डेक्कन पेनिनसुला तो 2 भागों में बांट रहा है इंडिया को। क्या अरेबियन सी चाहिए? अरेबियन सी तो सर कहां पे है? वेस्ट में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये डेक्कन पेनिनसुला 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये बे ऑफ बंगाल की बात करें तो बे ऑफ बंगाल तो बहुत ऊपर है भाई, और जाना कहां है आपको? यहाँ पे ईस्ट एशिया जाना है या आपको साउथ ईस्ट जाना है। तो साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया जाने के लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा लोकेशन है वो कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे इंडियन ओशियन। क्या है दोस्तों? यहाँ पे इंडियन ओशियन। तो एग्जाम में याद रखिएगा इंडियन ओशियन को। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक के क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एग्जाम में काम आने वाला है क्योंकि आपके। ठीक है भाई, चलिए तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका आंसर होना चाहिए सर इंडियन ओशियन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास आ रहा है। ये कहता है
What geographical event led to the submerge of the इंदिरा पॉइंट इन? कौन सा geographical event हुआ था जिसके कारण इंदिरा पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं सबमर्ज हो गया? ये समय आपसे यहां पे पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है भाई। चलिए, तो इंदिरा पॉइंट सबमर्ज होता है 2004 में, और यहां पे सबमर्ज होने का जो मेन रीजन था वो दोस्तों था यहां पे सुनामी। क्या था दोस्तों यहां पे? तो सुनामी के कारण 2004 में हमारा जो सबसे लोअर पॉइंट था विच इज नोन एज द इंदिरा पॉइंट, ये क्या हो जाता है दोस्तों? यहाँ पे सबमर्ज हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? यहाँ पे सबमर्ज हो जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए सर? अब यहाँ पे आपको आंसर तो बताने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, आंसर क्लियर है, 2004, और किसके कारण? सुनामी के कारण। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है, हमारे पास नए तरीके का क्वेश्चन आया विच इज नोन एज द फिल इन द ब्लैंक्स। बोलता है इंडिया हैज अचीव्ड मल्टी फेसेटेड, मतलब हर एरिया में यहाँ पे इंडिया ने प्रोग्रेस करी है, अलग अलग यहाँ पे सेक्टर्स में उसने प्रोग्रेस करी है बहुत तेजी से। ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। लास्ट 5 डिकेड का मतलब क्या हो गया भैया? 10 into 5, मतलब लगभग 50 सालों में इंडिया ने मल्टी फेसेटेड जो है यहाँ पे जो तरक्की करी है। डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ, कौन कौन सी फील्ड में यहाँ पे इनने मल्टीफेसेटेड जो है प्रोग्रेस करी है? तो वो हम लोग को पता है सर, यहाँ पे सबसे बेसिक जो चीज होगी वो होगी यहाँ पे एग्रीकल्चर, जो कि हम लोग ऑलरेडी 5 ईयर प्लान में दोस्तों यहाँ पे पढ़ चुके थे। दूसरा होगा यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है भैया, और तीसरा जो है यहाँ पे जो है वो होना चाहिए यहाँ पे एजुकेशन। ठीक है भाई, चलिए तो इस तरीके से हम लोग और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, मगर मेन जो चीजें हैं वो हम लोग को यहाँ पे देखना है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने चारों सेक्टर्स में बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रोग्रेस करिए दोस्तों। अगर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें या इंडस्ट्रीज की बात करें, तो हर चीज हमारे पास यूनिकनेस फॉर्म में है। जैसे नंबर 1 अगर हम लोगों ने जैसी बात करी सर यहाँ पे एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में आज हमारे यहाँ तीनों सीजन जो है, तीनों सीजन्स का आज यूज किया जाता है। वो भले ही खरीफ हो, या तो वो यहां पे राबी हो, या तो वो यहां पे जायद हो, तीनों ही सीजन का आज यहां पे भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 2 अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहां पे इंडस्ट्रीज की, तो हमारे यहां इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, या तो जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पे हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हम लोग बात करें यहां पे माइक्रो एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, तो अलग अलग तरीके से हर एक इंडस्ट्री जो है हमारे यहाँ कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है। हम लोग बात करते हैं अगर 3rd नंबर पे टेक्नोलॉजी की, तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी जो है इतनी बेहतरीन हो चुकी है कि अब हम लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम सेव कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, हम लोग 100% आजकल मैकेनाइज सिस्टम पे काम कर रहे हैं। 4th हम लोग बात करते हैं अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया तीनों तरीके की इकोनॉमी को यहां सपोर्ट कर रहा है, जिसमें हम लोग पहली बात करेंगे कैपिटलिस्ट, दूसरी बात करेंगे हम लोग यहां पे सोशलिस्ट, और तीसरी हम लोग बात करेंगे यहां पे मिक्स्ड। ठीक है, इंडिया ऑप्ट करता है यहां पे मिक्स्ड इकोनॉमी, मगर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट भी यहां पे बराबर तरीके से काम कर रही है। और अगर देखा जाए तो इंडिया जो है अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है विद द हेल्प ऑफ $3.75 ट्रिलियन। ठीक है, होप सो 2030 तक के जाते जाते हमारी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी यहां पे बन जाएगी। तो ये रिमार्केबल प्रोग्रेस जो है इंडिया ने कंटिन्यूअसली अचीव करी है, और ये सारी बातें जो है हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। एग्जाम में यही सारी बातें ओलंपियाड्स और ये सब में पूछी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया के मेन लैंड एक्सटेंट में यहाँ पे लैटिट्यूड क्या है और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड क्या है दोस्तों, ये हम लोगों को बताना है भाई। ठीक है भाई, चलिए बता देंगे हम लोग। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है हम लोगों को क्लियर है। ये बनाया था हम लोगों ने 9725,
ये हम लोगों ने बनाया था चलिए 37 डिग्री 25 मिनट ईस्ट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और ये हो गया दोस्तों हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है भाई, चलिए तो इंडिया का मेन लैंड एक्सटेंट बोल रहा है। लैटिट्यूड अगर बोलेगा तो लैटिट्यूड में हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं भैया सबसे लोवेस्ट जो है वो हमारे लिए लैटिट्यूड जो रहेगा वो रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके हम लोग बात करेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक के। ठीक है भाई, चलिए और हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की तो वो रहेगा यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक के। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेनली लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्लियर ही है ऑलरेडी। चलिए तो आंसर क्या होगा दोस्तों हम लोग देख लेते हैं भैया। आंसर होगा हमारा 68 डिग्री नॉर्थ से लेके 68 डिग्री 4 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 97 डिग्री ईस्ट, मतलब कि इंडिया का जो लोकेशन है वो पूरी की पूरी तरीके से क्या है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट है। क्या है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट है। चलिए आगे बोलता है द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट। तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो हुआ करता था इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द, किस कारण से ये सारी चीजें जो हुई है ये हमें बताना है। तो वो कारण था दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सुनामी। सुनामी के कारण 2004 में हमारा जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट था विच इज नोन एज द इंदिरा पॉइंट, ये दोस्तों यहाँ पे सबमर्ज हो गया। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। इंडिया इज बाउंडेड बाय अ यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द डैश डायरेक्शन। तो हमें बताना है भैया कौन से डायरेक्शन में हमारा यंग फोल्ड माउंटेन्स है, वो है हिमालयाज। हिमालयाज तीनों एरियाज में जाता है, नॉर्थ वेस्ट भी जाता है, नॉर्थ ईस्ट भी जाता है और नॉर्थ में भी जाता है। तो मेनली जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है वो है हमारे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। कौन सा दोस्तों नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये बोलता है साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ये कंफ्यूज करता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि अगर मैंने ये लोकेशन बनाई लैटिट्यूड्स की, ठीक है, तो ये हमारी जो लोकेशन है वो है दोस्तों यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और ये जो टॉप मोस्ट पोजिशन है ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो अब मैं यहां पे जैसे जैसे डिग्रीज वाइज बढ़ते जाऊंगा वैसे वैसे मैं 37 डिग्री के आसपास पहुंचूंगा। मान लेते हैं ये वाली जो डिग्री है ये दोस्तों यहाँ पे 22 डिग्री है। ठीक है, अब ये क्या बोलता है साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो यहां से जब हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ जा रहे हैं इंडिया बिगिंस टू टेपर, मतलब यहां से जो इंडिया है वो टेपर होना शुरू हो जाता है। टेपर का मतलब नीचे की तरफ है ना, इस तरीके से नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये इस तरीके से टेपर नीचे की तरफ होता है दोस्तों, इसीलिए तो ये पेनिनसुलर भी बन जाता है ना। ठीक है, तो ये 22 डिग्री के नीचे जो है यहाँ पे टेपर होने लगता है। इंडिया बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। और यहाँ पे हमारा कौन सा ओशियन है दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी पता है सर, इट इज नोन एज इंडियन ओशियन। ठीक है भाई, चलिए तो इंडियन ओशियन की तरफ ये आ रहा है, कहता है डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज। अब यहां पे बोल रहा है कि इसके कारण ये 2 सी डिवाइड होते हैं, एक तो हो गया हमारा अरेबियन और दूसरा हो गया दोस्तों यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। क्या हो गया बे ऑफ बंगाल। तो ये बोलता है द डैश ऑन द वेस्ट एंड द डैश ऑन द ईस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आप लोगों को पता है अरेबियन सी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। ठीक है भाई, चलिए कहानी क्लियर, हाँ या ना। तो आंसर क्या होना चाहिए सर अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। हमें यहाँ पे कहानी भी क्लियर हो गई है और जो ऑप्शन लिखा गया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये हम लोगों ने यहाँ पे समझा। ठीक है भाई, चले आगे क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 26 में, इंडिया लैंड बाउंड्री एक्सटेंड्स फॉर अप्रोक्सीमेटली डैश किलोमीटर। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो अप्रोक्सीमेटली इतने किलोमीटर यहाँ पे है, हम लोगों को यहाँ पे ये बताना है भैया। तो आप लोगों को अब मैं लैंड बाउंड्रीज के बारे में बता दूं कि हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर।
ठीक है। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो ये हो गई लैंड बाउंड्री, और अगर हम लोग कोस्ट लाइन की बात करें तो वो है 7516.6 किलोमीटर्स। यहां तक क्या कहानी क्लियर, हाँ या ना? ठीक है भाई, चलिए तो आंसर बता दीजिए जल्दी से जरा, क्या होना चाहिए? तो 15,200 किलोमीटर आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहता है द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट थ्रू मिर्जापुर। अभी मिर्जापुर कहां है? उत्तर प्रदेश में, ही आप लोगों को पता है। इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम, बिल्कुल सही बात है, इसको स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है फॉर द होल कंट्री, इन्फ्लुएंसिंग द ड्यूरेशन ऑफ। इसके कारण क्या चेंज होता है? क्या सुबह शाम चेंज हो जाती है या शाम और सुबह चेंज हो जाती है? तो आपको पता है इसके कारण जो है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट जो है वो हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करने में दोस्तों आसानी हो जाती है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 मुझसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन। मतलब डेक्कन पेनिनसुला जो है वो खत्म हो जाता है जाके इंडियन ओशियन में। Establishing close contact with West Asia, Africa, Europe from the dash coast। अब ये बताना है हम लोग को किस कोस्ट से ये जो है यहाँ पे ये कनेक्ट हो पाता है। तो ये वेस्ट एरियाज की बात कर रहे हैं, अफ्रीका भी वेस्ट में पड़ रहा है, यूरोप भी वेस्ट में पड़ रहा है, वेस्ट एशिया भी वेस्ट साइड में है। तो हमारा कौन सा कोस्ट होगा दोस्तों? आप लोग को क्लियर होना चाहिए यहाँ पे सर, कि यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ये हमारी एरिया जो है ये वेस्टर्न घाट्स है, ये हमारा जो एरिया है ये ईस्टर्न घाट्स है ना दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये ईस्टर्न घाट्स, ठीक बात है। चलिए तो ये कनेक्ट करेगा किससे दोस्तों? वेस्टर्न कोस्ट से। कैसे करेगा दोस्तों? यहाँ पे ये वेस्टर्न कोस्ट से, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869 में यहाँ पे सुएज कैनाल की ओपनिंग हो जाती है जो कि मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है, ठीक है। इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय डैश किलोमीटर। कितना किलोमीटर यहाँ पे एरिया जो है दोस्तों कम हो चुका है? तो वो है लगभग 7,000 किलोमीटर। क्या है दोस्तों? यहाँ पे 7,000 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा कितना किलोमीटर दोस्तों? 7,000 किलोमीटर्स। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेजेस टू द एशियन ट्रेवलर। तो एशियन ट्रेवलर्स को यहाँ पे आने जाने में बड़ी आसानी होती थी। अब ये पैसेजेस क्या होते हैं सर? ये पासेस क्या होते हैं? चलिए तो पासेस का मतलब होता है दोस्त यहाँ पे ये जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स के यहाँ पे ये जो गैप दिखते हैं ना आपको, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पासेस, ठीक है। क्योंकि ये पूरा पहाड़ चढ़ के तो कोई जाएगा नहीं, तो मगर पासेस से तो इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ बोलता है कौन से यहाँ पे पासेस होते थे? एक्सचेंज ऑफ डैश एंड डैश। अब यहाँ पे पासेस के कारण क्या एक्सचेंज किया जाता था? तो किया जाता था दोस्तों यहाँ पे अलग अलग तरीके के आइडियाज और अलग अलग तरीके के यहाँ पे कमोडिटीज को दोस्तों यहाँ पे एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है भाई। कहानी क्लियर यहाँ तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है दोस्तों? हम लोग को यहाँ पे बोलता है कि भाई आप एजर्शन और रीजन हम लोग को बताइए और प्रूफ भी करके बताइए कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है कि गलत है, यह हम लोगों को यहाँ पे जानना है, ठीक है भाई। चलिए हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहला एजर्शन क्या आता है हमारे सामने? ये आता है इंडिया ज्योग्राफिकल लोकेशन फैसिलिटेट्स इट्स कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। बिल्कुल सही बात है, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। किससे कनेक्ट होंगे दोस्तों? यहाँ पे वेस्ट कोस्ट से होंगे। यहाँ पे सी कौन सा पड़ेगा? अरेबियन सी पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे वेस्ट एरिया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो 100% सही कही गई है। द डेक्कन पेनिनसुला, अब ये डेक्कन पेनिनसुला है, ठीक है भाई, प्रोट्रूड्स इनटू इंडियन ओशियन, बिल्कुल सही बात है। ये कहां जाके मिल जाएगा दोस्तों? तो ये मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे इंडियन ओशियन में। यहां तक के कहानी सही है, बिल्कुल ठीक है। बोलता है अलाउ इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद दिस रीजन फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है भाई। देखिए इंडियन ओशियन और ये वेस्ट कोस्ट और अरेबियन सी, ये पूरा वेस्टर्न जो है वर्ल्ड, उससे कनेक्ट करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो ये बात तो सही थी और ये जो रीजन भी जो है दोस्तों बिल्कुल सही दिया गया है कि इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और वेस्ट कोस्ट से हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उससे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आप लोगों के हिसाब से स्टेटमेंट सही हो गई दोनों, तो आंसर भी दोनों सही होने चाहिए। मतलब पहला एजर्शन भी सही है और जो रीजन दिया गया है दोस्तों वो भी एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आता हूं। 32 क्या कहता है मुझसे? बोलता है इंडिया मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे जो मेनलैंड एरिया है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बिल्कुल सही से एक्सटेंडेड है। और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोस्तों हम लोगों को याद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सर आपने कॉन्टैक्ट नंबर याद करवाया था, उसी कॉन्टैक्ट नंबर से हम लोगों ने इसको याद कर लिया। क्या कॉन्टैक्ट नंबर याद करवाया था सर आपने?
नंबर याद करवाया था मैंने 9725 3766 8784। ठीक है भाई, अब मैंने याद कैसे करवाया था इसको ध्यान से समझिएगा। 97 डिग्री, 37 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री, 8 डिग्री, ठीक है। इसके बाद मैंने याद करवाया था आप लोगों को यहां पे 25 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट्स, ठीक है, और 8 डिग्री 4 मिनट्स। ठीक है भाई, यहां तक ये क्लियर हो गया। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, तो अब ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है, तो ये सर नॉर्थ लैटिट्यूड है और ये भी नॉर्थ लैटिट्यूड है। ठीक है भाई, चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ये, तो ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ये ईस्ट हो जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब लोकेशन अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो लोकेशन क्या आती है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला बेटा यहाँ पे 9725, फिर मैंने बोला यहाँ पे 37668784, तो ये क्या हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट और यहाँ पे हो गया 68 डिग्री 7 मिनट्स। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों नॉर्थ, ये क्या हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया दोस्तों ईस्ट, ये क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे ईस्ट। ठीक है भाई, जो ऐसी लाइन जा रही है वो सारी की सारी क्या है, लैटिट्यूड्स है। क्या है दोस्तों, लैटिट्यूड्स है। और वो सारी लाइनें जो यहाँ पे इस तरीके से जा रही है ये सारी की सारी लॉन्गिट्यूड्स है। क्या है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये बोल रहा है कि इंडिया की मेन लैंड एक्सटेंड है स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स में और स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड्स में। इसके कारण इंडिया का जो लोकेशन है वो दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लोकेशन है। कैसा लोकेशन है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट लोकेशन है। ठीक है, जब लिखने की बारी आएगी तो आप छोटे से बड़े की तरफ लिखोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है भाई, चलिए यहां पे लिखोगे 68 डिग्री 7 मिनट्स 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, एग्जाम में गलती नहीं करना दोस्तों बिल्कुल भी। ठीक है भाई, चलिए तो पहला स्टेटमेंट तो सर आपने 100% सही बता दिया। द लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल बाउंड्रीज डिटरमाइन द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कारण ही हमें जो है वो इंडिया की बाउंड्री समझ में आती है। और अगर हम लोग देखें तो इंडिया कितने किलोमीटर में है, तो दोस्तों यहाँ पे है 3214 किलोमीटर्स। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की, बट अगर हम लोग जैसे ही वेस्ट से ईस्ट की बात करते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 2933 किलोमीटर्स। मतलब वेस्ट से ईस्ट जो है इंडिया का जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर्स है और नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस है जो ये है यहाँ पे 3214 किलोमीटर है। मतलब कि नॉर्थ से साउथ जो है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली ईस्ट टू वेस्ट। क्या है, कंपैरेटिवली ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है भाई, तो इसके कारण ये स्टेटमेंट जो है वो भी क्या हो जाती है दोस्तों, सही हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए कहानी क्लियर, हाँ या ना, तो ये दोनों आंसर जो है हमारे क्या है भाई, सही है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 32 जो है हम लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो चुका है सर कि क्या था क्वेश्चन। इसका जो टॉपिक दिया हुआ था ये टॉपिक को डेप्थ में डीपली एनालिसिस करके ही हम लोगों ने यहाँ पे आंसर दिया है। ऐसे नहीं दे दिया कि सिर्फ आंसर बता दीजिए ट्रू और आंसर बता दीजिए फॉल्स, ऐसा आंसर यहाँ पे नहीं दिया जाएगा दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। हर एक क्वेश्चन का 100% डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, उसके बाद उस आंसर की ऑथेंटिसिटी बताई जाएगी और उसके बाद आपको आंसर यहां पे टिक करना होगा। ठीक है भाई, चलिए कहानी हम लोगों की आगे बढ़ती है और कहानी आगे बढ़ते हुए पहुंच जाती है स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरफ। ये कहता है द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इंडिया की, तो इंडिया को अगर मैं कुछ इस तरीके से बांटता हूं, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है दोस्तों ये लगभग इस तरीके से जाती है। ठीक है, और इसका जो लोकेशन है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है भाई, यहां पे लॉन्गिट्यूड है ना। चलिए, द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है भाई, चलिए इज कंसीडर्ड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इसको पूरे कंट्री की स्टैंडर्ड टाइम को माना गया। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट से लेके ईस्ट में जो हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स
ईस्ट का। इस तरीके से लोकेशन देखे तो ये बीच में आ रहा है, देखो 82 डिग्री 30 मिनट्स। बट यहां पे हम लोग जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक के जो टाइम का डिफरेंस आता है दोस्तों, वो आता है 2 आवर्स का। कितने का आता है दोस्तों यहाँ पे? 2 आवर्स का। ठीक है भाई, कहानी क्लियर। अभी बोलता है कि ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे दोस्तों सही हो गई, इसके कारण बोलता है दिस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम फैसिलिटेट्स यूनिफॉर्मिटी इन द टाइम कीपिंग अक्रॉस द इंडिया। पूरे इंडिया में यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी रखने में ये जो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो एरिया है वो मिर्जापुर, कौन सा है दोस्तों? कहां पे है सर? ये तो उत्तर प्रदेश में। ठीक बात है। चलिए, तो मिर्जापुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है यहाँ पे, और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम होता है पूरे, मतलब कि नॉर्थ में भी वही टाइम होगा, वेस्ट में भी वही टाइम होगा, ईस्ट में भी वही होगा, और साउथ में भी दोस्तों यही टाइम होगा। बस इतनी सी बातों को हमें याद रखना है बेहतर और बेहतर तरीके से। इसके कारण अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में काम आएगा दोस्तों। और इसी के कारण ये जो स्टेटमेंट है पहली तो सही दी गई है कि द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। बोलता है दिस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम फैसिलिटेट्स यूनिफॉर्मिटी इन द टाइम कीपिंग अक्रॉस इंडिया। यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। क्या स्टेटमेंट ये सही है? बिल्कुल सही दी गई है दोस्तों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आंसर बिल्कुल सही है इसका। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। बोलते हैं द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869। जो ओपनिंग हुई है सुएज कैनाल की 1869 में। अब आपको पता है ओपनिंग जो हुई है सुएज कैनाल की, हम लोग को पता है सर, ये 2 सी को कनेक्ट करते हुए आ रही है। पहला हो गया मेडिटेरेनियन सी और दूसरा हो गया यहां पे रेड सी। ठीक है भाई, तो ये 2 सी को कनेक्ट करते हुए आती है। ठीक है, और ये कौन सी लेक है? तो ये है आर्टिफिशियल। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो बिल्कुल सही कही है दोस्तों कि आर्टिफिशियल लेक जो है जिसका नाम है सुएज कैनाल, ये रिड्यूस करती है डिस्टेंस इंडिया और यूरोप का अप्रोक्सीमेटली 7000 किलोमीटर। मगर ये सर पहले भी तो आते थे, ये जब सुएज कैनाल नहीं थी, तो सुएज कैनाल जब नहीं थी तब ये लोग मान लेते हैं ये यूरोप है, और ये मान लेते हैं एक कंट्री है अफ्रीका। अफ्रीका के सबसे लोअर पॉइंट पे जो एरिया है उसको कहते हैं दोस्तों हम लोग यहां पे केप ऑफ गुड होप। ये केप ऑफ गुड होप से यूरोपियन कंट्रीज के लोग जो है वो इंडिया आया करते थे। बट होता क्या था, केप ऑफ गुड होप पे यहां पे जो शिप्स आते थे उनके पलटने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है, इसीलिए यहां से जब सुएज कैनाल खुल गया तो यहां पे जो 7000 किलोमीटर से ये सेव होना शुरू हो गया, और इससे इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड जो है वो कंटिन्यूसली फ्लरिश होता है और ट्रेड जो है कंटिन्यूसली बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, चले आगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है द कैनाल प्रोवाइडेड अ शॉर्टकट फॉर मैरीटाइन ट्रेड। ये जो कैनाल है वो शॉर्टकट प्रोवाइड करती है मैरीटाइन ट्रेड के लिए। मैरीटाइन का मतलब ये होता है यहां पे ओशियन और सी से होने वाला जो ट्रेड है उसको हम लोग यहाँ पे मैरीटाइन ट्रेड कहते हैं। ठीक है, और मैरीटाइन ट्रेड की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1498 के बाद, जब यहाँ पे आया वास्को डी गामा, जिसने कि कहीं ना कहीं सी रूट को डिस्कवर किया। ठीक है, सी रूट को डिस्कवर करा, और यहां से ही शुरुआत हो जाती है कहीं ना कहीं यूरोपियंस की इंडिया आने की। तो ये कहां से आया था? पोर्चुगल से आया था। ठीक है भाई, चलिए। सिग्निफिकेंटली डिक्रीजिंग द टाइम, अब ये क्या कर रहा है कि भाई टाइम भी बचा रहा है। डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवल बिटवीन इंडिया और यूरोप, इंडिया और यूरोप के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग टाइम था
ये जो है सुएज कैनाल के कारण बहुत ही मिनिमम हो जाता है। ठीक है भाई, तो यहां तक के कहानी समझ में आई कि सर जो स्टेटमेंट नंबर 1 दिया गया है वो सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो 2 भी सही है, मतलब कि assertion इज करेक्ट एंड द रीजन इज आल्सो करेक्ट, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या बोलता है भाई हम लोगों से, ये द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स। अब यहां पे बोल रहा है कि अलग अलग तरीके से जो माउंटेन्स के पासेस है, और मैंने आप लोगों को बताया कि दोस्तों ये तो इस तरीके से जो लोअर गैप आता है ना बिल्कुल एकदम नीचे, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों पासेस। ठीक है भाई, तो ये बोलता है द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज। इसके कारण कहीं ना कहीं आइडियाज का और कमोडिटीज का एक्सचेंज होने लगता है एंशिएंट टाइम में। ये बात बिल्कुल सही कही गई है दोस्तों कि एंशिएंट टाइम में आइडियाज और कमोडिटीज का जो एक्सचेंज था वो लोग, देखो भैया पहले हमारे पास सी रूट तो था नहीं, तो था हमारे पास लैंड रूट, तो लैंड रूट के थ्रू लोग आते थे और जिसके कारण यहाँ पे आइडियाज और यहाँ पे कमोडिटीज का बहुत आसानी से क्या हो जाता था, एक्सचेंज हो जाता था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। रीजन These mountain passes provided routes for ancient traveler। यही माउंटेन पासेस जो है कहीं ना कहीं रूट प्रोवाइड करते थे किसको, एंशिएंट ट्रैवलर्स को। फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज, ट्रेड के साथ साथ ये कल्चर का भी एक्सचेंज यहाँ पे करते थे बिटवीन द डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग सिविलाइजेशंस की बात कर रहे हैं। और ये दोनों स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही दी गई है कि भाई यहाँ पे ट्रेड का एक्सचेंज, कल्चर का एक्सचेंज, आइडियाज और कमोडिटीज का एक्सचेंज है विद द हेल्प ऑफ पासेस, मतलब लैंड रूट से होता था। तो एजर्शन जो है वो 100% सही दिया गया है और साथ ही आपको जो रीजन दिया गया है वो भी 100% यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। बोलता है इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ ईस्ट। अब यहां तो ये क्वेश्चन नहीं है भाई, ये तो स्टेटमेंट दे दिया और स्टेटमेंट में भी आपको आखिरी में कुछ चीज गलत दी गई है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सर ने तो ये पढ़ाया था, सर ने क्या पढ़ाया था भाई आप लोग को याद है कि नहीं है? ठीक है, सर ने ये पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई जल्दी बताओ। तो सर ने ये पढ़ाया था कि आप जो है सीएनबी बैंक जाएंगे, वहां पे ब्रांच मैनेजर से मिलेंगे और सीनियर मैनेजर से भी मिलेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे इनको हम लोग जब लोकेशन वाइज ट्रैक करते हैं तो ये ऐसे आता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इधर आ जाता है सीएनबी मतलब चाइना नेपाल और भूटान, ये आ जाता है दोस्तों बांग्लादेश और ये आ जाता है म्यांमार, ये आ जाता है आपका श्रीलंका और ये जो आ जाता है वो आ जाता है आपका मालदीव्स। ठीक है भाई, चलिए तो अब यहां पे आपने बताया सर कि ए का मतलब तो होगा यहां पे अफगानिस्तान, पी का मतलब होगा यहां पे पाकिस्तान, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों ही कहां पड़ रहे हैं दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट में पड़ रहे हैं, हाँ या ना। ये देखिए ये वाला एरिया जो है कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और यहां क्या बोल रहा है, इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद द पाकिस्तान विद द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में तो हमारे क्या क्या है भैया, तो वो आप लोगों को पता है। सीएनबी बैंक कौन सा है, तो सी का मतलब होता है चाइना, एन का मतलब होता है नेपाल और ये बी का मतलब होता है दोस्तों भूटान। तो चाइना नेपाल भूटान बोला गया है और यहां बोल रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान। बताइए सही है कि गलत है? सर ये 100% गलत दिया गया है। ठीक है भाई, तो यहां पे पहले वाले क्वेश्चन जो कि ट्रू और फॉल्स हमारे सामने आया है वो आंसर बिल्कुल क्या दिया गया है दोस्तों, यहां पे गलत दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग आते हैं। बोलता है द इंडियन लैंड मासेस हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। तो बिल्कुल सही बात है, इंडिया का जो लैंड मास है वो कहीं ना कहीं ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें दो टाइप से इसकी स्टडी करनी पड़ती है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो इंडिया की लोकेशन जो है वो है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, बट जैसे ही हम लोग इसकी लोकेशन को यहां पे कनेक्ट करते हैं एशिया के लेवल पे, ठीक है, एशिया के लेवल पे ये आती है दोस्तों साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये हो गया वर्ल्ड लेवल पे और ये हो गया दोस्तों यहां पे एशिया लेवल पे। अगर हम लोग बात करें इंडिया वर्ल्ड लेवल पे कि कौन से नंबर पे है, तो इंडिया जो है 7वें नंबर पे है। ठीक है, और यहां एशिया में जो है वो
3rd नंबर पे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, द इंडियन लैंड मास है सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। तो अगर एशिया को हम लोग देखें तो इंडिया का लोकेशन जो है वो इस तरफ है, साउथ ईस्ट और साउथ तरफ है, और ये एक ओशियन में खत्म होता है जिसका नाम है दोस्तों इंडियन ओशियन। तो आपको क्या चाहिए, ईस्ट चाहिए, बिल्कुल ईस्ट में भी ये कनेक्ट हो जाएगा भैया। और क्या चाहिए हमें, वेस्ट एशिया चाहिए। ये देखिए, ठीक है, अगर मैं इंडिया को इस तरीके से यहां पे कनेक्ट करता हूं तो लास्ट में तो इंडियन ओशियन आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा दोस्तों अरेबियन सी, और यहां पे आ जाएगा दोस्तों बे ऑफ बंगाल। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है, हाँ या ना। चलिए, तो इंडिया लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात दी गई है दोस्तों। ठीक है, और इंडिया जो है लगभग टोटल एरिया देखता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें इंडिया जो है लगभग 2.4% लेता है पूरे वर्ल्ड का लैंड एरिया। और सर यहां पे हमें बताया कि 7वें नंबर पे तो आपने कंट्री बता दी, मगर इसके पहले 6 कंट्री और भी तो है, वो 6 कंट्री कौन कौन सी है सर, ये तो बताइए हम लोगों को। तो चलिए 6 कंट्रियों में से हम लोग यहाँ पे पहली बात करते हैं। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे रशिया, नंबर 2 आता है यहाँ पे कनाडा, तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों यहाँ पे यूएसए, चौथे नंबर पे आएगा दोस्तों यहाँ पे चाइना, पांचवें नंबर पे आएगा दोस्तों यहाँ पे ब्राजील, छठवें नंबर पे आएगा दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। जैसे मैंने आपको बताया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो रशिया के पास जो है वो लगभग 19.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है दोस्तों। ये एग्जाम में याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है भाई, चलिए कहानी यहां तक के क्लियर हो गई, और हम लोगों ने देखा कि सर ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले एलाबोरेट किया और उसके बाद आंसर पे सीधे हम लोग पहुंचे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है भाई, तो स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे 100% सही दी गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड थ्रू लैंड रूट्स इज ओल्डर देन मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। तो ये बात यहां पे सही दी गई है क्वेश्चन नंबर 38 में, या गलत दी गई है। ठीक है, मैरीटाइम कॉन्टैक्ट तो लगभग 1869 के बाद से हमारे यहाँ होना शुरू होते हैं, मगर एंशियंट टाइम पे जो हमारे साथ जो कनेक्टेड थे थ्रू द माउंटेन पासेस, जैसे हम लोग आइडियाज, कमोडिटीज, जिससे हम लोग यहाँ पे कल्चर, जिससे हम लोग ट्रेड कर पाते थे, वो हमारे लैंड रूट्स हुआ करते थे, ना कि मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे गलत दी गई है, फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है, द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869 इंक्रीज इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप। अरे भाई ये तो गलत बात बोल रहे हो ना आप, क्योंकि सुएज कैनाल खुलने के बाद केप ऑफ गुड होप से नहीं आना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका का अफ्रीका का सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है केप ऑफ गुड होप, वहां से नहीं आना पड़ेगा। जब वहां से नहीं आना पड़ेगा तो टोटल जो हमारा टाइम है वो बच जाएगा और डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। और वो डिस्टेंस कितना है दोस्तों, तो वो डिस्टेंस है लगभग 7000 किलोमीटर। कितना है दोस्तों यहाँ पे, 7000 किलोमीटर। तो 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तो बोल रहा है बढ़ जाएगा। तो आप बताइए सही है कि गलत है। सर आपने जो पढ़ाया वो बिल्कुल समझ में आ चुका है, इसके हिसाब से ये आंसर जो है बिल्कुल गलत दिया गया है, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो फॉल्स होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियाज ज्योग्राफिकल लोकेशन हैज नॉट इन्फ्लुएंस्ड इट्स कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द अदर रीजन। बिल्कुल गलत बात कही गई है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण ही हम लोग यहाँ पे अगर ईस्ट एशिया की बात करें, या हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, या तो हम अफ्रीका की बात करें, यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, या ईस्टर्न एरियाज में हम लोग बात करें, दोनों ही तरफ हम लोग बहुत अच्छे से प्रॉपरली ट्रेड कर पा रहे थे, कम्युनिकेट कर पा रहे थे, आइडियाज और कमोडिटीज, कल्चर और ट्रेड सब का एक्सचेंज यहाँ पे कंटिन्यूसली कर पा रहे थे। तो इसके कारण ये जो स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों 100% गलत दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए तो इसी के साथ हमारा जो ये सफरनामा है डीपीपी नंबर 1 का ये समाप्त होता है। और क्लास 9th के मेरे धुरंधर दोस्तों, तो याद रखिएगा मंजिलें उन्हीं को मिलेगी जिनके सपनों में जान होगी। तो सपनों में जान कैसे लाना है? रोज पढ़ाई कर करके, रोज टॉपिक
को एकदम एनहांस वे में दिमाग में रख के, और जैसे ही टॉपिक खत्म होगा सर की डीपीपी मिल जाएगी, डीपीपी मिलेगी, उसको सॉल्व करना है और डीपीपी का सॉल्यूशन जो है आपको यहां पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन कहां से मिलेंगे सर? तो जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होगा यहां पे नीचे लिंक दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जल्दी से क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए, आंसर देना शुरू कर दिए, क्योंकि मैं आपके सॉल्यूशन भी आप तक के पहुंचा रहा हूं। तो अभी से तैयारी की हो रही है शुरुआत, और 80 में से 80 की बारी है अब की बार। तो इसीलिए यहां पे टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला लेके आ रहा है बहुत सारे फीचर, जिसमें से कुछ अभी के सेलिएंट फीचर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी शीट्स रेगुलरली दी जा रही है, आपको हैंड रिटन नोट्स, स्टडी मटेरियल यहां पे दिए जा रहे हैं। साथ ही हम लोग बात करें कि आपको सारी चीजें जो है वो लिंक दी जाती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको गिवन दिया गया है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप का भी नंबर दिया गया है। बट पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा भारत तभी तो यहाँ पे एक डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। लिटरेसी रेट हमें बढ़ाना है, उसके लिए करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, लोगों तक के इसको मैक्सिमम एक्सटेंट तक के पहुंचाने की कोशिश करें। तो आज का वीडियो बहुत शानदार और जानदार लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।